तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक अजीब सी फैक्ट्री टाइप की जगह को, और वहीं अंदर एक लड़के जियांग शाओयांग को रस्सियों से हवा में बांध रखा था, और उसके नीचे ही वो पिंजरे में बंद हुए उन ज़ॉम्बीज़ को देख पा रहा था। और उसके सामने कुछ लोग भी खड़े थे जिन्होंने ये सब उस लड़के जियांग शाओयांग के साथ किया था। और वही सामने मौजूद वो लड़की जो कि पहले कभी उसकी लवर हुआ करती थी, उसे बताती है कि शाओयांग की गलती की वजह से उसके सभी के सभी दोस्तों की जान चली गई है, और अब उसकी जिंदगी का भी बिल्कुल वैसा ही हाल होगा। और शाओयांग भी एकदम गुस्से में था कि उसकी गलती की वजह से उसके सभी दोस्तों की जान चली गई, और गुस्से में बुला बैठा वो चिल्लाता है, कमीनी औरत, देखना मैं तुमसे इस चीज का बदला जरूर लूंगा और तुम्हें एक बहुत ही बदतर मौत दूंगा। और फिर वो औरत अपने पास ही मौजूद उस मोटे कांटे से चिपक जाती है और घबराने की एक्टिंग करने लगती है, जिससे वो मोटा कांटा भी बताता है कि वो शाओयांग को धीरे धीरे टॉर्चर करके अपने गुस्से को शांत करेंगे। और फिर एक रिमोट को निकालता हुआ वो शाओयांग को एक लास्ट टाइम शुक्रिया करता है उन सभी सप्लाईज के लिए जो उन्होंने उससे लूटे थे, जिसकी बदौलत वो कुछ और महीने अच्छे से जिंदगी बिता पाएंगे। और उस बटन के दबाते ही शाओयांग की वो रस्सियां टूट जाती है और वो सीधा ही उस ज़ॉम्बी से भरे पिंजरे के अंदर जाकर गिरता है। और अब सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ भी शाओयांग को खाने के लिए उसकी तरफ इकट्ठा होने लगते हैं, और कुछ ही पलों में उसे घेर कर धीरे धीरे चिबाकर खाने लगते हैं। और तड़पता हुआ शाओयांग भी उस लड़की का नाम चिल्लाता बस सोच रहा था, गुइजियांग और ली शियुजियांग, अगर जिंदगी में मुझे कभी फिर से मौका मिला तो मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि तुम्हारे कर्मों की सजा मैं तुम्हें दिला कर रहूंगा। कि तभी एकदम तड़पती मौत के बाद जब अगले पल उसकी आंखें खुलती है तो अपने सामने वो फिर से उस हरामी औरत को देखता है। वही औरत गुइजियांग जो कि उस पर चिल्लाती हुई बता रही थी कि अगर सच में शाओयांग उससे प्यार करता है तो आखिर उसने घर उसके नाम पर क्यों नहीं करवाया, कि उस मतलबी औरत की बातों को इग्नोर करता हुआ शाओयांग सोच रहा था, आखिर हो क्या रहा है, क्या मैं अपोकलिप्स के टाइम से पहले ही फिर से पैदा हो गया, या फिर मैं अपनी पास्ट लाइफ में आ चुका जहाँ पर मुझे गुइजियांग ने धोखा दिया था और मेरे पेरेंट्स ने जो भी मेरे लिए छोड़ा था, ये औरत प्यार के दिखावे में मुझसे वो सब कुछ लूट गए थे और रहने को मेरे पास घर तक भी नहीं बचा था। और उसके कुछ टाइम बाद ही ऐसा अपोकलिप्स आ गया था जिसमें इंसान ज़ॉम्बीज़ बनना शुरू हो गए थे और पूरी दुनिया में ये तबाही बच चुके थे। पर शाओयांग ने अपना सब कुछ गंवाने के बावजूद भी एक नई शुरुआत कर अपने कुछ नए दोस्त बनाए थे, और उनकी मदद के साथ ही उन्होंने उस अपोकलिप्स से बचने के लिए एक सेफ जोन बनाया था। पर किसे पता था कि वह हरामी गुइजियांग फिर से अच्छी और भोली भाली बनकर भीख मांगने की एक्टिंग कर उसका तरस जीत पाएगी और एक बार फिर से उसकी मदद पाने को कामयाब हो जाएगी। और यहाँ प्रेजेंट में शाओयांग के सामने मौजूद गुइजियांग अभी भी उससे उसके साथ शादी करने की पैसे लेने की बातें कर रही थी, पर इस बार शाओयांग उसे घंटा पसंद नहीं करता था, बल्कि वो तो उसे तरफा कर अपना बदला लेना चाहता था। पर अभी उस चीज का टाइम नहीं आया था और उसे आने वाले उस अपोकलिप्स के लिए तैयार होना था। और यहाँ पर गुइजियांग उसे बता रही थी कि अगर हफ्तों के अंदर वो उसे पैसे नहीं दे पाया तो फिर वो कि उससे पहले वो कुछ और बकवास करती। शाओयांग उसे पकड़ता हुआ उसे घर के बाहर का रास्ता दिखाता है और दरवाजे को बंद कर चुपचाप वापस अंदर चला जाता है। और यहाँ पर गुइजियांग इस बात से एकदम इरिटेट हो गई थी कि आखिर जियांग शाओयांग कब से ऐसा हो गया, वरना पहले तो वो हमेशा उसके चेलों की तरह उसकी बातें मानता था। कि अंदर आने के बाद शाओयांग सोच रहा था कि आखिर अब उसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए। और फिर वो कैलेंडर में आज की डेट देखता है, जिससे उसे अंदाजा लग पाता है कि अपोकलिप्स को शुरू होने में सिर्फ एक महीना ही बचा था, और उससे पहले पहले उसे हर एक चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। कि तभी अपने सामने देख कर वो पाता है कि उसके सामने एक गेम टाइप की विंडो पॉपअप हो रखी थी, और वो एक सिस्टम विंडो थी जिसमें बता रखा था कि यह अपोकलिप्स सिस्टम विंडो है जो कि उसे मिशन रिलेटेड टास्क देगी, और शाओयांग को टास्क को जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा करना होगा। और पहला मिशन था अपोकलिप्स की तैयारी करना, जो करने के लिए सबसे पहले उसे लैंड चाहिए था, और फिर उसे सालों का सप्लाईज वगैरह इकट्ठा करना था, और उसे मिशन के रिवॉर्ड में 10 पॉइंट्स भी मिलेंगे। और शाओयांग देखकर बहुत ही खुश हो जाता है कि अब उसके पास एक सिस्टम था जो उसे बताएगा कि उसे आगे क्या करना है, और वो करने से उसे पॉइंट्स भी मिलेंगे। एंड फिर वो चेक करने लगता है कि इन पॉइंट्स के साथ वो आखिर क्या कर सकता है। कि वहीं पर सिस्टम स्टोर में जाकर वो पाता है कि वो इन पॉइंट्स के साथ तो ताकतवर बन सकता था, और साथ ही वहाँ पर सप्लाई बॉक्स और अपोकलिप्स में काम आने वाली बहुत ही अच्छी अच्छी आइटम्स थी जिन्हें वो अपने इन पॉइंट से खरीद सकता था। और शाओयांग को भी अच्छे से याद था कि अपनी पिछली जिंदगी में गुइजियांग से शादी करवाने के लिए उसने हर एक तरह से पैसे इकट्ठे किए और जितना हो सके उतना पैसा बचाया, पर अंततः उसका ढेरों इकट्ठा किया गया सभी पैसा गुइजियांग उसे लूट कर चली गई थी। और वह अब क्योंकि इस महीने में ज़ॉम्बी सर्च का इकट्ठे होने ही वाले थे, तो भी टाइम सबसे ज्यादा बेस्ट होगा जाकर फटाफट जितना हो सके उतना खाने का। एंड फिर रेस्टोरेंट में आकर वो वहाँ की महंगी महंगी स्वादिष्ट चीजों को ऑर्डर करता है, और इतने टाइम बाद स्वादिष्ट खाना खाकर उसकी तो रूह ही काम गई थी खुशी से। और स्वादिष्ट खाना खाने के बाद टेम्परेरी अपने कपड़े को फटवा कर वो जितने हो सके उतना जल्दी वो खाना अपने मुंह में ठूसने लगता है। कि भोजन का योजन करते वक्त उसके स्वाद को टोकती हुई एक कॉल आती है, और वो नंबर था गुइजियांग की दोस्त वन शुआ का, जो कि हमेशा से ही शाओयांग को गुइजियांग के साथ सेट करने के लिए उसे मैनिपुलेट करती थी। और उसके कॉल उठाते ही शुआ उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि आखिर उसने गुइजियांग को ऐसे ट्रीट क्यों किया, जबकि वो बस अपने प्यार को उसे दिखा रही थी। और अगर शाओयांग उसे अपनी एक प्रॉपर्टी तक नहीं दे सकता तो आखिर कैसा फट्टू प्यार था उसका। और अगर यही बात रही ना तो उसे आई लव यू कहने के काबिल
काबिल तक भी नहीं रहेगा। तो अगर अब उसे माफी मांगनी है तो घर के कागजात के साथ साथ उसे 1 मिलियन युआन कैश भी ला कर देना पड़ेगा, जिससे वो कोई जिंग को उसके साथ शादी करने को मना लेगी। वरना अब सिर्फ लास्ट चीज बची थी तो वो था ब्रेकअप। इतनी बड़ी फालतू की बकवास को सुनकर शाहजहां भी चिल्ला बैठता है और उसे बाढ़ में जाने को कहकर खोल को काट देता है। और अब अपना गुस्सा अच्छे से निकाल कर उसे थोड़ी शांति मिली थी। तो आखिर अब मेरा काम है सबसे पहले कोई एक लैंड को खरीदना, और कुछ भी हो जाए मुझे उस लैंड पे एक फोर्ट्रेस खड़ा करना पड़ेगा जो डिफेंसिबल भी होगा और साथ ही साथ समुद्र और जंगल के करीब भी। और फिर वो लैंड खरीदने के लिए चल पड़ता है और वहीं पर एक एम्प्लॉय लड़की है उसका स्वागत करती पूछती है कि क्या वो घर को रेंट करना चाहता था या फिर खरीदना। और शाहजहां उसे बताने ही लगा था कि वो दोनों में से कुछ भी नहीं चाहता, बल्कि कि उससे पहले वो आगे बोलता। वहाँ पर उस रियल एस्टेट का सेल्स मैनेजर जू आ जाता है जो उस लड़की शाओनिंग को जाकर पीछे पड़े बक्सों को हटाने को कहता है। पर शाओनिंग बताती है कि वे कस्टमर को अटेंड कर रही है कि जू उसे वहाँ से लेकर जाता बताता है कि क्या वो भूल गई है कि ये काम कैसे होता है, क्योंकि इस बंदे के उन्हें गरीब कपड़ों से ही पता चल रहा था कि इस बंदे के पास टॉयलेट खरीदने तक के भी पैसे नहीं होंगे। तो आखिर वो यहाँ पर क्या ही खरीदेगा सिर्फ बकवास के अलावा। जो बात सुनकर शाहजहां भी वापस उसकी बेइज्जती कर देता है, जिससे वो गुस्से में आकर जू से कहता है मैं वो बंदा हूँ जो तुम्हारे जैसे कुत्तों को कम समझता है। और वो शाहजहां को धमकी देता है कि अगर वो यहाँ से एक टॉयलेट तक भी खरीद पाया तो वो टट्टी खाने की लाइफ स्ट्रीम करेगा। शौक होंगे इसके। शाओशैंग भी उसे बताता है कि अगर वो सच में खाना ही चाहता है तो वो खाएगा भी एकदम ताजी वाली। और अपने कार्ड को बाहर निकालता वो उस लेडी को बताता है कि वो यहाँ पर घर रेंट करने या फिर बेचने नहीं आया, बल्कि वो यहाँ पर लैंड खरीदने आया था। जो बात पास के करीबी लोग सुन रहे थे कि यहाँ पर तो पहले बात हो रही थी कि ये बंदा बाथरूम भी नहीं खरीद सकता, पर ये तो पूरा का पूरा लैंड खरीदने आया था। और अब शानिंग भी उसका स्वागत करती हुई उसे वहां रहने को कहती है ताकि वो उसे अच्छे से लैंड वगैरह दिखा पाए। और यहाँ पर जू तो अभी भी नहीं मान रहा था कि ये बंदा कुछ खरीदने वाला था, और जब पक्का उसे प्राइस पता चलेगा वो लैंड छोड़कर दुम दबाता यहाँ से भाग जाएगा। कि अंदर आने के बाद कोई जंग उसे सभी लैंड्स के बारे में दिखाती है और उन सभी का प्राइस वगैरह भी। पर शाओशैं उसे देखने से मना करता बताता है कि वो खुद उसे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा। तो शाओनिंग को बस ये बताना था कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पर कोई भी लैंड मौजूद था या फिर नहीं। वो लैंड पहाड़ी इलाका और समुद्र के पास होना चाहिए, खासकर चलते पानी के करीब, और वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छी तरह से हो जानी चाहिए। और खासकर अगर वहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हो तो फिर सबसे बेहतर होगा। और शाओनिंग ऐसी जगह के बारे में सोच रही थी कि बेचे खड़ा हुआ जू से बताता है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स में तो इस डिस्ट्रिक्ट का लैंड पूरा फिट बैठता है। पर शाओनिंग उसे बताती है कि उस वाले की तो फैक्ट्रीज वगैरह काम भी नहीं करती और वहाँ पर ढेरों से बीच में छोड़े गए प्रोजेक्ट्स वगैरह मौजूद है, तो बेशक उसे क्लाइंट्स को बेचा नहीं जा सकता। जिस पर जू बताता है कि आखिर उन्हें बेचने की जरूरत क्या है, क्योंकि एक गरीब बंदा वैसे भी उसे खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पर बकवास करने से आया था। कि यहाँ पर शाओशैं भी उससे पूछता है कि क्या ये ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का लैंड क्या सच में उसकी सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएगा। जिस पर शाओनिंग हाँ तो करती है, पर बताती है कि वहाँ का कंस्ट्रक्शन का काम बीच में ही रुक गया था, तो वहाँ पर आधी अधूरी बनी चीजें हैं। और फिर कागजात में शाओशैं भी उस लैंड वगैरह को देखता है और सच में ही वहाँ की लोकेशन बिल्कुल वैसी जगह पर थी जहाँ पर उसे चाहिए थी। और अनफिनिश्ड फैक्ट्री से वो इन्हें आगे बढ़ाकर अपना टाइम और पैसे दोनों बचा पाएगा। और फिर वो बताता है कि वो इसी लैंड को खरीदने वाला है, तो उन्हें फटाफट कॉन्ट्रैक्ट कर पैसे वगैरह भरने का काम पूरा करना चाहिए। और शाओनिंग सच में हैरान थे कि क्या शाओशैं सच में श्योर था कि उसे ज्यादा ना सोचे फटाफट इस लैंड को खरीद देना चाहिए था। कि वो इस बात पर हाँ करता उसे बताता है हाँ मुझे ये लैंड एकदम सही लगा है, तो चलो फिर फटाफट कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन कर पेमेंट करते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास ही मौजूद व्यक्ति को फटाफट किसी का हक हुआ खाकर लाइव स्ट्रीम जो करनी है। और कुछ ही पल में वो पेमेंट वगैरह भी कर देता है। और अपने सामने उस 3 लाख यान के डाउन पेमेंट बिल को देखकर जू एकदम हैरान हो गया था, क्योंकि उसे लगा था कि ये बंदा एकदम गरीब और फट्टू होगा। और फिर शाओशैं उसे प्यार से बताता है कि अब उसने पेमेंट तो कर दी है, तो अब बारी थी जू के परफॉर्म करने की। और अगर वो काम एकदम दिल से करेगा तो वो उसे लाइव स्ट्रीम पे सुपर चैट भी भेजेगा। और ये कहकर वो तो वहां से चला जाता है कि उसी खपरी में मौजूद लोग लाइव स्ट्रीम करते बताने लगते हैं कि आखिर वो किसका हका हुआ खाना चाहेगा, पेट खराब वाले का या फिर कब्ज वाले का। और यहाँ पर शाओशैं सिस्टम विंडो में देखता है कि उसका एक टास्क तो पूरा हो गया था, तो बारी थी दूसरे वाले की। मैंने ब्राइड मनी का सारा पैसा लैंड को खरीदने में लगा दिया और अब मुझे तरीका ढूंढना पड़ेगा सप्लाईज को इकट्ठा करने के पैसे कमाने का। और वहीं से ही अपनी कंपनी की तरफ लोग शाओशैं भी जा रहा था, जिसका अफेयर कोई जिंग के साथ चल रहा था। और पिछली जिंदगी में भी उसी ने तो उसके साथ मिलकर शाओशैं को मारा था। और शाओशैं की तरफ देखकर वो सोच रहा था कि आखिर वो उस जगह से क्यों आ रहा था। कि अंदर जाकर वो पता है बहुत से बंदों ने जू को जबरदस्ती पकड़ लिया था और लाइव स्ट्रीम करते वक्त वो उसके मुंह में टपटी डालने की कोशिश कर रहे थे। कि यहाँ पर कोई जिंग एकदम ही हॉट बनने की कोशिश करते अपने नेल्स वगैरह को पॉलिश कर रही थी, क्योंकि अगर वो सुंदर नहीं दिखेगी तो आखिर लौंडे उसके जान में कैसे फंसेंगे। कि तभी से ली शाओशैं की कॉल आती है, जिसे उठाकर ही वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। कि ली शाओशैं उसे बताता है कि जियांग शाओयांग आज रियल एस्टेट कंपनी में लैंड खरीदने आया था। जो सुनकर ही एकदम हैरान होते जिंग खड़ी होती चिल्लाने लगती है कि आखिर उसके पास लैंड खरीदने के पैसे कहाँ से आ गए। और
और वो भी 3 लाख युआन की डाउन पेमेंट। और शोशांक उसे बताता है कि पक्का उसने लैंड खरीदने के लिए उस ब्राइड मनी का इस्तेमाल किया होगा जो पहले वो क्विजेंग के लिए बचा रहा था। और क्विजेंग गुस्से में चिल्लाने लगती है कि आखिर उस हरामी शाओफेंग की हिम्मत कैसे हुई उसके पैसों का इस्तेमाल करने की, और आज तो वो उसका कुछ न कुछ करने वाली थी। और यहाँ घर में बस शाओयांग सोच रहा था कि अब उसे सप्लाईज को खरीदना था और अभी उसे उस लैंड में बेस को भी बनाना था जिसके लिए उसे ढेरों पैसे चाहिए थे, और उसका उसे कुछ न कुछ कर जुगाड़ करना था कि तभी उसके बाहर के दरवाजे को कोई जोर से खटखटाने लगता है। और जब बाहर जाकर वो दरवाजा खोलता है, क्विजेंग और उसकी बहन दरवाजे के बाहर खड़े थे और क्विजेंग सीधे ही चिल्लाती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके पैसों का इस्तेमाल करने की। पर शाओयांग को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये कौन से उसके पैसों की बात कर रही थी। और क्विजेंग गुस्से में चिल्लाती है कि उसने ब्राइड मनी के पैसों से लैंड को खरीदा था, और क्योंकि वो ब्राइड थी तो ब्राइड मनी का पैसा उसका था, तो उसका मतलब था कि उसका खरीदा हुआ लैंड भी उसका हुआ। पर शाओयांग उससे पूछता है क्या तुम बचपन से इतने पागल थी या फिर आज का दिन ज्यादा स्पेशल है। और फिर अपने पैसों को निकाल कर शो ऑफ करता वो उसे बताता है कि चाहे उसके पास लाखों रुपए हो, चाहे करोड़ हो, चाहे अरबों, वो उसमें से 1 रुपया भी उसके ऊपर नहीं लगाने वाला। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं होगा तुम्हारे और ले शोशांग के अफेयर के बारे में। और अब क्योंकि अफेयर की बात बीच में आ गई थी, क्विजेंग भी जानते थे कि अब शायद वो थोड़ी मुश्किल में थी कि उसके साथ ही उसकी बहन भी बीच में बोलती है कि ये बस कपल्स की बहस है, तो उन्हें बस प्यार से इस बात को टालना चाहिए। पर शाओयांग साफ करता है कि ये औरत उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उस बुढ़े ली शोशांग की बंदी है, और वही दरवाजा बंद कर वो उन्हें वहीं बेइज्जत कर छोड़ देता है। और यहाँ पर अब क्विजेंग सोच रही थी कि आखिर इस बंदे को उसके अफेयर के बारे में कैसे पता चल गया, जबकि वो होटल्स में रूम भी बुक करती थी एकदम छुपा कर। और अब उसकी बहन उसे कहती है कि आखिर क्विजेंग ने अपने अफेयर के बारे में उसे क्यों नहीं बताया, और आखिर उसने सबसे पहले बार एक बुढ़े बंदे से अफेयर क्यों ही रखा था। पर क्विजेंग बताती है कि उसका अफेयर वगैरह कुछ भी नहीं है, और वो बस कुछ टाइम उसके साथ होटल रातें रंगीन करने गई थी, जिस बात पर अब वो दोनों डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ पर ज्यादा आगे नहीं बैठ सकते और उन्हें वापस घर जाकर कोई नया प्लान बनाना पड़ेगा। पर अंदर ही अंदर से उसकी बहन कह रही थी कि अब क्विजेंग ने तो अपने अफेयर को शाओयांग के सामने कर दिया था, तो यही उसका मौका था शाओयांग को अपने प्यार में फंसाकर उसकी जायदाद को अपने लिए हड़पने का, क्योंकि अब क्विजेंग से तो बात नहीं बनने वाली थी। और फिर टाइम बाद हम शाओयांग को देखते हैं जो कि अपने लैंड में आकर वहाँ की चीजों को रेनोवेट करवा रहा था, और पारुक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चीफ फोरमैन ली से बात कर रहा था, और उसका प्लान था यहाँ पर फैक्ट्री को रेनोवेट करने का। और शाओयांग ली से पूछता है कि क्या यह सारा काम 1 महीने में पूरा हो सकता था, जिस पर ली साफ मना करता है, जिस पर शाओयांग बताता है कि अगर वो ये काम महीने में नहीं कर सकता तो फिर वो यह काम किसी और कंपनी को दे देगा। और उस बात को टालता हुआ ली बताता है कि काम तो महीने में भी हो जाएगा, पर फिर शाओयांग के पैसे ज्यादा लगेंगे। और शाओयांग उसे अपना प्राइस बताने को कहता है, तो ली उसे उंगलियों से इशारा करता बताता है कि अगर वो सारे काम को 1 महीने में निपटाना चाहेगा तो काम को बढ़ाने के लिए उसके कम से कम भी 20 मिलियन युआन खर्च होंगे, और उसे 5 मिलियन युआन की डिपॉजिट फीस पहले भरनी पड़ेगी ताकि वो काम को शुरू कर पाए। और शाओयांग भी उसे बताता है कि वो इसी हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें सारे पैसे ट्रांसफर कर देगा, तो उन्हें काम को आज से ही शुरू करना पड़ेगा। और अगर उसे शक होता है कि वो उसके पैसे नहीं चुका सकता तो फिर वो उसके लैंड को रख सकता है। कि तभी वहाँ पर वही क्विजेंग के ज्यादा ही लड़कियां आती है जो कि जियांग शाओयांग को आवाज़ें लगाती उसके साथ चिपकने लगती है, क्योंकि अब उसका प्लान था जियांग को हड़पने का। और अब शाओयांग के साथ चिपक कर वो उससे पूछ रही थी कि आखिर वो यहाँ पर क्या बनवा रहा है। पर शाओयांग उसे देखता सोच रहा था कि ये भी वो हरामी औरत थी जिसने उसकी पिछली जिंदगी में क्विजेंग के साथ मिलकर उसे लूटा था, और इस जिंदगी में वो उसे भी सबक सिखाने वाला था। और वो उससे पूछता है कि आखिर वो उसके पास क्या कर रही थी, कि वो शाओयांग को बताने लगती है कि जो लैंड उसने खरीदा है वो सच में बहुत ही खूबसूरत है, और क्या शाओयांग यहाँ पर विला बनाने वाला था। पर उसकी बातों का जवाब ना देना चाहता हुआ वो उसके हाथ को झटका था अपने से दूर करता है और बताता है कि वो जो भी बनाना चाहता है वो उसके मतलब की चीज नहीं है। और अब शाओयांग का ये एटीट्यूड देखकर वो भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये लूजर कब से इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया, जबकि पहले तो उसके छूने पर ही वो अपने दिल को फड़फड़ाता हुआ एकदम ही शर्मा जाता था, और आज तो उसने उसे ज्यादा प्यार से भी छुआ था पर उसका आज कोई भी रिएक्शन तक भी नहीं निकला था। और शाओयांग वहां जाकर कंस्ट्रक्शन कर रहे लोगों को बता रहा था कि उन्हें कौन सी चीज कहाँ पर लगानी है, कि आप पीछे यह हरामी औरत सोच रही थी कि वो इस मौके को गवा नहीं सकती, और क्योंकि अब क्विजेंग के अफेयर के आने के बाद उसका रिश्ता तो पक्का उसके साथ टूट ही जाएगा, तो उसे कुछ भी कर शाओयांग को पटाकर उसके लैंड को हड़पना था। और फिर वापस घर में आकर शाओयांग सोच रहा था कि इस घर को भी बैंक में जमा करवाने के बाद उसके पास सिर्फ 3 मिलियन युआन ही होते हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन की पहले हिस्से की फीस भी नहीं भरी जाएगी, तो उसे कुछ भी कर और पैसा कमाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। और उसे एक आइडिया आता है कि वैसे भी तो अपोकलिप्स जल्दी आने वाला है, तो अगर वो अपने घर को ज्यादा लोगों को बेचेगा तो भी आखिर क्या ही फर्क पड़ेगा। एंड इसलिए वो यही करने का फैसला लेता है कि तभी उसके दरवाजे को बाहर कोई जोर जोर से खटखटा रहा था, और शाओयांग को पता था कि यह तो वही उसके नीचे फ्लोर पर रहने वाला उसका
पड़ोसी ग्रैंडपा ली था, जिसके पास काफी पैसा था और इस जगह की पहली और दूसरी बिल्डिंग दोनों ही उसी ने खरीद रखे थे और वो शाओयांग के इस तीसरे फ्लोर को भी खरीदना चाहता था। और अपनी पिछली जिंदगी में तो शाओयांग इस घर को अपनी शादीशुदा घर के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता था, तो इसलिए उसने इस ओल्ड मैन को अपना घर बेचा नहीं था। जैसे रिटर्न होकर ये बुढ़ा हर एक चाल चलता था, कुछ भी कर कर उसके घर को हड़पने की। और जब शाओयांग दरवाजा खोलता है, वो बुढ़ा ग्रैंडपा ली उस पर चिल्लाते पूछता है कि क्या शाओयांग कल भी क्लब में गया था, जिस पर शाओयांग उसे सब बताता है कि वो कल रात कोई भी क्लब में नहीं गया था और 10 बजे से पहले ही सो गया था। और उससे पहले वो बुढ़ा उसके बीच में और बोलता, शाओयांग उसे बताता है, अब बस दिखा लो, मैं पहले से जानता हूँ कि तुम मेरा घर खरीदना चाहते हो और अब मैं भी तुम्हारी चीजों से परेशान हो गया हूँ, तो मैं तुम्हें ये बेच दूंगा। जो बात सुनकर वो बुढ़ा भी एकदम खुश हो जाता है, पर उसकी खुशी के बीच में आता है शाओयांग बताता है कि वो घर तो उसे बेचने को रेडी था, पर उसकी एक कंडीशन थी और वो कंडीशन थी कि वो घर को उसके नाम 6 महीने बाद ही करेगा और उससे पहले उस ग्रैंडपा ली को 5 मिलियन युआन उसके बैंक में ट्रांसफर करने पड़ेंगे ताकि वो तब तक अपना नया घर बनवा पाए और फिर 6 महीने के बाद वो इस घर को ले सकता है। और अगर वो इस चीज से एग्री नहीं होता तो इस घर को खरीदने के बारे में बिल्कुल ही भूल सकता है। और वो ये बताता हुआ अपना दरवाजा बंद ही कर रहा था कि वो ग्रैंडपा ली चिल्ला बैठता बताता है कि वो इस चीज के लिए रेडी तो है, पर उससे पहले उन्हें इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा ताकि बाद में शाओयांग उसे धोखा न दे पाए। और वो भी इस बात पर एग्री हो जाता है क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अपोकलिप्स आने के बाद ये बुढ़ा इसी घर में मरेगा। और इस ग्रैंडपा ली से 5 मिलियन ट्रांसफर करवाने के बाद और बैंक से 3 मिलियन युआन का लोन लेने के बाद उसके पास टोटल के 8 मिलियन युआन हो गए थे और सिस्टम के टास्क को पूरे कर फिर उसे वहां से रिपोर्ट भी लेने थे। और अब बारी थी दूसरे टास्क को पूरा करने के, पूरे 1 साल के राशन को इकट्ठा करने की। इसलिए वो फटाफट सुपरमार्केट जाकर काफी तेजी से राशन भरने लगता है और लोग उसे देखकर ऊट-पटांग बातें कर रहे थे कि क्या ये बंदा कहीं पागल तो नहीं हो गया जो एक ही बार में इतना सारा राशन भर रहा था। कोई सोच रहे थे कि ये घर में पक्का लंगर लगाने वाला होगा और कोई सोच रहे थे कि लगता है इसने ज़ॉम्बीज़ वाली मूवी ज्यादा देख ली। और अब क्योंकि शाओयांग ने टास्क पूरा कर लिया था, उसे 10 सिस्टम पॉइंट्स मिलते हैं और वो देखने लगता है कि इन 10 पॉइंट से उसे कौन सी आइटम खरीदनी चाहिए। और वहाँ पर उसे एक प्रोटैगनिस्ट सप्लाई बॉक्स दिखता है जो कि पूरे 10 पॉइंट्स का था और मौका ना गवाते हुए वो सबसे पहले उस प्रोटैगनिस्ट बॉक्स को ही चूज करता है। और उस प्रोटैगनिस्ट बॉक्स से उसे मिलती है स्पेस रिंग, जिस रिंग के अंदर उसे 503 की स्पेस मिलती है, जिसके अंदर वो अपनी स्पेस इन्वेंटरी में सामान वगैरह इकट्ठा कर सकता था। और उस रिंग के अंदर का टाइम भी एकदम जमा रहता था और ये आइटम तो सच में ही कमाल के थे, बिल्कुल परफेक्ट वही चीज जिसकी शाओयांग को जरूरत थी। और इस रिंग के अंदर वो जिस भी चीज को डालेगा वो कभी भी एक्सपायर नहीं होगी। और अब उसे एक दूसरा टास्क मिलता है जिसमें उसे 10 साल के सप्लाईज को इकट्ठा करना था और उसी मॉल में गार्ड्स को लेकर चिल्लाता हुआ एक बताता है जो सभी लोगों को शोर सुन कराया था कि एक व्यक्ति ढेर सा सामान इकट्ठा कर रहा था। और वो व्यक्ति जियांग शाओयांग को देखकर उसे पहचान लेता है और उस व्यक्ति का नाम यांग ताओ था जो कि शाओयांग का हाई स्कूल का क्लासमेट था। और ये बंदा स्कूल में जियांग शेंगजी का चेला हुआ करता था और उसके ऑर्डर्स को मानकर कमजोर लोगों को बुली किया करता था। पर शाओयांग कभी भी किसी बुली के अंदर नहीं रहता था, तो इसलिए स्कूल टाइम पर उसकी हमेशा इसके गैंग से बहस हो जाती थी। और यांग ताओ चिल्लाता बताता है, जियांग शाओयांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फटाफट सभी उठाए गए सामान को वापस अपनी जगह पर रखो, वरना बहुत मुझे मत करना जब तुम्हारी पिटाई होगी। पर शाओयांग उसे बताता है, तो तुम यहाँ पर भी कमजोर लोगों को बुली करने की कोशिश कर रहे हो? और माफ करना, मैं यहाँ पर सामान खरीदने आया। क्या तुम्हारे मालिक को पता है कि तुम अपने कस्टमर्स को इस तरह से ट्रीट करते हो? कि यांग ताओ उसके इतना सारा सामान खरीदने की बात पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसके मानने से उसके जैसा गरीब ये इतनी सारी आइटम्स कैसे खरीद सकता है। और वो उससे कहता है कि वो उस पर तभी यकीन करेगा अगर वो इन सभी आइटम्स का अभी अभी बिल करवा कर पे करेगा तो। और फिर 1 घंटे तक शाओयांग के सभी आइटम्स का बिल किया जाता है और फिर बने गए 56,000 युआन के बिल को दिखाकर यांग ताओ उसके आगे कार्ड मशीन करता है और उसे धमकाता है कि अब क्या उसकी इतनी औकात है कि वो इतना बड़ा बिल दे सकता है। कि शाओयांग उसी वक्त अपने कार्ड को स्वाइप कर 1 ही सेकंड में बिल को पे करता है और मशीन से ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आता है। जो बात देखकर यांग ताओ एकदम हैरान हो जाता है और अब क्योंकि वो उसे सामान खरीदने से नहीं रोक सकता था, वो चुपचाप अपनी गार्ड्स की टोली को लेकर वहाँ से चल पड़ता है। पर शाओयांग उसे पीछे से आवाज लगाता उससे रुकने को कहता है और बताता है कि अभी अभी जो एटीट्यूड यांग ताओ ने उसे दिखाया था उसके बदले में उसे माफी तो मांगनी पड़ेगी, वरना अभी अभी वो उसकी खरीदी की सभी आइटम्स को वापस कर देगा। जिस पर गुस्सा होकर यांग ताओ उस पर चिल्लाता है, आजकल तुम ज्यादा हवा में नहीं उड़ रहा है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हैंडल कर सकते हो? पर वहीं पर मौजूद बाकी कस्टमर्स पे जिन्होंने ये सब चीज को अपने सामने होता हुआ देखा था यांग ताओ पर चिल्लाने लगते हैं और कुछ तो उसकी लाइव स्ट्रीम करने लगते हैं कि अगर वो ऐसे अपने कस्टमर से रूड बिहेवियर करके चुपचाप चला जाएगा तो वो उसकी पूरी दुनिया में बदनामी कर डालेंगे। और शाओयांग भी बताता है कि अगर वो अभी अभी इस वक्त माफी मांगेगा तो उसने जो सामान खरीदा था वो उससे 10 गुना ज्यादा सामान खरीदेगा। और क्योंकि यांग ताओ को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पास ये करने के पैसे होंगे तो शाओयांग उसे बताता है कि वो पॉज मशीन लेकर आ सकते हैं और वो उन्हें अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस चेक करवाएगा। और फिर कुछ पल बाद मशीन में चेक करने के बाद यांग ताओ हैरानी से चिल्लाता हुआ देखता है कि शाओयांग के क्रेडिट कार्ड के अंदर तो बहुत ही सारे पैसे पड़ रखे थे। और अब शाओयांग उसे बताता है कि अगर वो उससे माफी मांगेगा वो सच में सामान खरीदेगा और अगर नहीं तो ये तो यांग ताओ पर है। और अपनी कमाई करने के लिए यांग ताओ भी अपना सर शर्म से नीचे झुकाता है और उसके सर पर हाथ रखता हुआ शाओयांग उसे बताता है भविष्य में किसी के साथ भी ऐसी बेवजह हरकतें ना
करने को, क्योंकि जो जैसा दिखता है वो वैसा दिखता नहीं। और फिर अब यांगता को एटीट्यूड पहले से तो बिल्कुल ही बदल गया था और वो शाओशांग से पूछ रहा था कि आखिर वो इतने सारे सामान को क्यों खरीदना चाहता है। और अगर वो कुछ बड़ा करने वाला है तो सिर्फ इस सुपरमार्केट के वेयरहाउस से उसका काम नहीं चलेगा और उसे कोई होलसेलर खरीदना पड़ेगा जिससे वो एक ही बार में ढेरों सामान उठा पाए। और शाओशांग से पूछता है कि यांगता तो यही काम करता था, तो वो पक्का कुछ होलसेलर्स को जानता होगा। कि यांगता बताता है कि उनका भाई क्लासमेट जियांग शेंगजी है, अब होलसेल का बिजनेस संभालता था। और फिर शाओशांग से पूछकर वो जियांग शेंगजी को कॉल करके बताता है कि उसे कोई बहुत ही बड़ा क्लाइंट मिला था जो कि उनसे ढेर सा सामान खरीदना चाहता था। और शाओशांग को इतना तो पता चला था कि यांगता बड़ा होकर भी अभी भी जियांग शेंगजी का ही चेला बन रखा था और पक्का ये दोनों मिलकर इस काम से बहुत ही धन दौलत कमा लेते होंगे। और फिर वो दोनों उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर जियांग ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। कि तभी एक बड़ी सी खान लेकर सीधा ही कोई उनके पैरों के सामने ब्रेक मारता है और यांगता तो डर कर पीछे गिर जाता है। पर शाओशांग चुपचाप खड़ा उसे घूरता रहता है। गाड़ी चलाने का ढंग तो देखो, लगता है कि आज तक किसी ने ऐसे लूटा नहीं है जो इतनी अपनी मस्ती में है कि सिगरेट की छल्लारे मारता हुआ शेंगजी अपनी आलिशान कार से बाहर निकलता है और यांगता से पूछता है कि क्या उनके सामने खड़ा वही बिग क्लाइंट था जिसके बारे में वो कॉल में से बता रहा था। कि यांगता से याद करवाता है कि उनके सामने उनका वही पुराना क्लासमेट जियांग शाओयांग था और शिंगये को अभी भी अच्छे से याद था। अच्छा, तो ये वही लौंडा है जो हमारी गैंग से भी बहसने लगता था। और इस वक्त वो दोनों ही एक दूसरे को गुस्से की नजरों में घूर रहे थे क्योंकि पास का रिश्ता आपस में उनका काफी ही बेकार था। और फिर शेंगये शाओशांग के कपड़ों को देखता बताने लगता है कि आखिर वो अमीर करने की एक्टिंग करने के लिए नकली ब्रांड्स के कपड़े क्यों डाल रहा था। कि शाओशांग बताता है कौन सा ब्रांड भाई, मैंने तो ये बस सस्ते दाम में सरोजनी मार्केट से उठाया था। जो बात सुनकर इरिटेट हुआ शेंगये यांगता को पीटता पूछने लगता है कि ये तो बड़ा क्लाइंट होने वाला था तो फिर इतनी सस्ती बातें क्यों कर रहा था और उसने उसे एक गरीब से मिलवाने के लिए उसका टाइम वेस्ट किया था। पर यांगता उसे बता रहा था कि सच में शाओशांग एक बहुत ही बड़ा क्लाइंट था। पर शेंगये उसे गरीब समझता हुआ इस बात पर नहीं मान रहा था और शाओशांग खुद से ही बताता है कि शायद उसका ऑरा बहुत ही कम है, कि वो एक अनपढ़ बंदे को भी नहीं डरा पा रहा। और ये अनपढ़ वाली सच्ची बात सुनकर गुस्से में शेंगये शाओशांग को उसके कॉलर से पकड़ता पूछता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे अनपढ़ कहने के? अच्छा माफ करना, तो आज से मैं तुम्हें गधा कहूंगा, चलेगा? और उनकी बहस में यांगता भी पड़ता बताता है कि उन्हें कभी भी गधों को गधा नहीं कहना चाहिए, तो शाओशांग को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और गुस्से में शेंगये यांगता को ही पीट देता है क्योंकि वो उसकी साइड होकर उसी की बेइज्जती कर रहा था। और फिर वो शाओशांग को बताता है कि अगर उसने ढेरों सामान उससे नहीं खरीदा तो वो उसे वहां से कर कुत्ता बनाकर भेजेगा। और शाओशांग उसे कहता है, अच्छा गधा, अब मेरा कॉलर तो छोड़ दे और साथ ही मुझे अपने बैंक अकाउंट का नंबर भेज। कि कुछ ही पल बाद शाओशांग ने उसके बैंक अकाउंट पर पूरे 1 मिलियन ट्रांसफर कर दिए थे, जो बात उसे एकदम ही शॉक कर देती है। और शाओशांग उसे बताता है कि ये तो कुछ नहीं, वो टोटल 5 मिलियन का सामान खरीदने वाला है और बाकी 4 मिलियन वो उसे तब देगा जब उसका सामान रेडी हो जाएगा। और उसे जो सामान चाहिए था वो कुछ भी खाने पीने से रिलेटेड होना चाहिए, हर एक तरह की चीजें जो खाने के लिए होती है। और फिर शेंगये भी उसे उसके साथ चलने को कहता है क्योंकि उसका एक प्लान था कि उसके पास जो भी जो जल्दी एक्सपायर होने वाला खाना पड़ा था वो इतने सारे पैसों में इस बेवकूफ को बेच डालेगा। और फिर उस सामान के करीब आकर शेंगये उसे बताता है कि अगर वो इस सामान का सारा बैच खरीदेगा तो वो इस पे उसे 10% का डिस्काउंट देगा, वो भी होलसेल मार्केट के प्राइस पे। पर शाओशांग बताता है कि पहले वो सामान की क्वालिटी को चेक करेगा और फिर सामान को पकड़ता ही वो समझ जाता है कि इसके अंदर जो खाना मौजूद था वो जल्दी एक्सपायर होने वाला था। और वो पहले से ही जानता था कि गधा गधों वाली हरकत ही करने की कोशिश करेगा। और फिर बात को टालता हुआ शेंगये से बताता है कि अगर वो ये जल्दी एक्सपायर होने वाला खाना खरीदेगा तो वो उसे इस खाने पर 50% का डिस्काउंट दे सकता था। पर शाओशांग बताता है कि वो अपने 5 मिलियन से तो सही खाना ही खरीदेगा और इस जल्दी एक्सपायर हो जाने वाले खाने के लिए उसके पास कुछ और प्लान थे, क्योंकि शेंगये उसे एक खाना 50% डिस्काउंट पर देने वाला था, तो वो ये सारा खाना खरीदेगा जरूर, पर इसकी पेमेंट वो महीने बाद करेगा। पर शेंगये बताता है कि आखिर वो उसकी बात पर कैसे यकीन करे कि शाओशांग अपना घर उसे मॉर्टगेज करने के लिए रेडी था। और साथ ही साथ वो एक और बात को क्लियर करता है कि अभी तो वो इस एक्सपायरी फूड को बेकार मान रहा होगा, पर जल्दी शेंगये को पता चलेगा कि ये खाना भी किस्मत वालों के लिए बचा है। और फिर वो उसे एड्रेस वगैरह देने लगता है कि उसे सामान की डिलीवरी कहाँ करनी है। कि तभी उसे किसी की कॉल आती है, जिसे उठाते ही कोई व्यक्ति जियांग को पूछता है कि वो उसके घर को खरीदना चाहता है। और अब ये बिजनेस संभालता हुआ शाओशांग उन दोनों को उसका काम अच्छे से करने को कहता है, क्योंकि फिलहाल के वक्त उसके पास बाकी काम था निपटाने को। और शेंगये और यांगता को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इस बंदे के पास इतना पैसा कब से आया, क्योंकि उसकी फैमिली तो एकदम एवरेज हुआ करती थी। और यहाँ पर एक ओल्ड मैन अपने 4 लाख युआन लेकर और साथ ही कुछ पेपर वर्क लेकर जियांग से कॉन्ट्रैक्ट करने आया था कि पेमेंट तो वो भी कर देगा, पर अगले 3 महीने बाद जियांग अपना घर उनको दे देगा। और जियांग सच में सोच रहा था कि उसके सामने खड़ा ये ओल्ड मैन कितना ज्यादा भोला था। उसने घर की जानकारी भी अच्छे से नहीं ली और उसे पाने के लिए वो अभी पेमेंट करने को रेडी था। और बॉस ओल्ड मैन से पूछता भी है कि आखिर वो इस घर को क्यों खरीदना चाहते हैं, वो भी इतनी ज्यादा जल्दी में। कि वो ओल्ड मैन बताते हैं कि उनकी पोती को जल्दी स्कूल ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ी है और इसलिए इस जगह पर रहने के लिए उन्हें कोई घर चाहिए था। और क्योंकि जियांग ने अपना घर सेल पर रख रखा था तो इसलिए वो उसे खरीदने आया था। और जियांग उससे कहता है, आप क्या कहोगे अगर मैंने अपने घर को बेचने का दाम बढ़ा दिया तो? जिस बात से अंकल थोड़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी सालों से इन पैसों को जोड़ा था और वो इस
इससे ज्यादा पे नहीं कर पाएंगे। पर फिर जियांग इस बात को मजाक में डाल देता है और अंकल से वो कॉन्ट्रैक्ट पकड़कर उस पर साइन वगैरह कर देता है, जिस बात से अब वो अंकल भी बहुत खुश हो गए थे कि फाइनली अब वो अपनी पोती के लिए कुछ कर पाएंगे। और फिर जियांग को ये बताकर जाने लगता है कि अब वो शांति से अपना काम करने को चाह रहा है और वो अगली बार उसे सीधा 3 महीने बाद डिस्टर्ब करेगा। और उनकी तरफ देखता हुआ जियांग तो बस एक ही बात सोच रहा था, कम पैसे कमाने के बावजूद भी अंकल एकदम अच्छी तरह से और सच्ची जिंदगी जीते हैं। पर आने वाले इस खतरनाक अपोकलिप्स में अंकल और इनकी पोती जैसे लोग अपने भोलेपन की वजह से 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। कि तभी वो अंकल को रुकने को कहता है और उनके जाने से पहले उनसे उनका एड्रेस वगैरह ले लेता है, ताकि बाद में अगर उसकी कभी भी सोच बदले वो जाकर उनके लिए कुछ कर पाए। और फिर वो वहाँ से वापस अपनी फैक्ट्री को आ जाता है और लियो से बता रहा था कि अब दूसरी पेमेंट का टाइम हो गया था। और इस बात पर हाँ करता जियांग उनसे पूछता है कि आखिर कितने कर कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई थी, जिस पर ली बता रहा है कि 80% के मुताबिक काम पूरा हो गया होगा और वेयरहाउस वगैरह इस्तेमाल करने के लिए रेडी थे। जो बात सुनकर जियांग शाओयांग भी खुश हो गए। फटाफट शैंकी को कॉल करता है और उसे सारा सामान भेजने को कहता है। और फिर सामान आने के बाद वो सारे सामान को वेयरहाउस में सेट वगैरह करवाने लगता है और बहुत ही तेजी से वो पूरे वेयरहाउस को भरता जा रहा था। हरी सब्जियां एक तरफ, पीने का सामान एक तरफ और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और शाम तक उसने ये सारा काम तो पूरा निपटा लिया था और वो अपने सामने का इतना परफेक्ट खड़ा किया गया रिसोर्सेज का भंडारा देखकर खुश था। और क्योंकि अब उसने 10 साल की सप्लाईज को इकट्ठा कर लिया था, सिस्टम उसे इसका रिपोर्ट 20 पॉइंट्स दे देता है। और शाओयांग चेक करता है कि सिस्टम स्टोर में कुछ नया सामान भी आ रखा था, एक एबिलिटी अवेकनिंग बॉक्स जो कि सिर्फ 10 पॉइंट्स का था और फिजिकल एनहांसमेंट 20 पॉइंट्स के। पर फिलहाल के वक्त उसके लिए एबिलिटीज वगैरह ज्यादा काम आने वाली थी, तो वो एबिलिटी बॉक्स को खरीद लेता है। और उसे एक एबिलिटी मिली थी माइंड आई, जिससे वो पता लगा सकता था कि कौन उसे अच्छा मानता है और कौन बुरा। और ये एबिलिटी तो सच में इसके बहुत ही काम की आएगी, क्योंकि इस बार उसे शुरुआत से ही पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति पर उसे यकीन करना चाहिए और किस पर नहीं। और अब अगला टास्क उसके पास आ गया था, अपने आप को हथियारों वगैरह से रेडी करना, क्योंकि सर्वाइवल के लिए सिर्फ खाने की ही नहीं बल्कि अपनी रक्षा करने की भी जरूरत पड़ती है। और इसके रिवॉर्ड में उसे 10 पॉइंट्स के साथ साथ एक रैंडम रिवॉर्ड में मिलेगा, यानी दुगना फायदा। और यहाँ पर भी टास्क आता या फिर नहीं भी आता, ये काम तो जियांग फिर भी करने वाला था, पर आखिर बोनस मिलने पर क्या ही घाटा। और फिर रात के समय वो आ जाता है ब्लैक मार्केट में, जहाँ पर ऐसा सामान तो दबा कर बिकता था और वो भी सस्ते दामों में। और शाओयांग देख ही रहा था कि कैसे हर जगह पर हर एक तरह का सामान वगैरह बिक रहा था कि तभी उसे किसी की जानी मानी चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। और एक तरफ देखने पर वो पाला है कि वहाँ पर ली शुशोंग भी आ रखा था, जो एक आदमी से बहस करता उसे एक जेड ब्रेसलेट को सस्ते दाम में देने को कह रहा था। जो देखता हुआ शाओयांग को भी ख्याल आता है, अच्छा तो ये ली शुशोंग ब्लैक मार्केट में आकर नकली जवाहरात वाले ब्रेसलेट को खरीदता था और वह कदी कुशोंग उसे पाकर खुश होते थे, यह समझकर कि ये बहुत ही महंगा है। और फिर पास ही में शाओयांग को वो उसे मिल जाती है जिसकी तलाश वो कर रहा था। वहीं पर एक आदमी मौजूद था जो लोहे के कट्टे और नाइफ्स वगैरह बेच रहा था और उनमें से एक नाइफ को पकड़ता शाओयांग पूछता है, बॉस मुझे क्या कोई बड़ी आइटम लगे? जिस पर वो आदमी से बताता है कि जो चाकू उसने पकड़ रखा है वो पहले से ही बहुत ही बड़ा है और अगर उससे भी कोई खतरनाक चीज चाहिए तो वो घर जाकर चाकू को रगड़ कर और तीखा कर सकता है। पर शाओयांग बताता है कि उसे ये छोटी मोटी नहीं बल्कि इससे भी खतरनाक चीज चाहिए। और वो आदमी पूछता है कि क्या वो यहाँ पर कोई मजाक करने आया है, कि तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि उसके बैंक में 2 लाख युआन डाल दिए गए थे। और ये करने वाला शाओयांग बताता है कि वो कोई मजाक या फिर टाइम वेस्ट करने नहीं आया और उसे सच में ही कोई खतरनाक चीज चाहिए। और फिर वो बंदा अपने दूसरे आदमी को इस स्टोर को देखने को कहता है और शाओयांग को अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि इन मैटर्स के बारे में वो बाहर डिस्कस नहीं कर सकते। और फिर उसे एक कमरे में ले आकर वो उसे सिंपल गन्स वगैरह दिखाने लगता है, पर शाओयांग उसे इन गन से भी मना करता है क्योंकि ये फालतू की हैंड गन ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। तो इसके साथ साथ उसे और भी तगड़ा सामान चाहिए था और शाओयांग उसे बताता है कि उसने उसे 2 लाख युआन दिए थे, तो उसे कोई कचरा नहीं बल्कि अच्छी चीज चाहिए थी। मैंने तुम्हें अभी 2 लाख युआन दिए थे, वो अभी सिर्फ मेरे खरीदने वाले सामान के 10% है। टोटल मैं 2 मिलियन के वेपन खरीदने वाला हूँ। जिससे उस बंदी को पता चल गया था कि शाओयांग इतना बड़ा ग्राहक था और वो उससे पूछता है कि वो इतने बड़े काम के लिए उसके जैसे छोटे मोटे बंदी के पास क्यों आया था। जिस पर शाओयांग बहाना देता बताता है कि नॉर्मली के डीलिंग वगैरह के काम उसके चेले करते थे, पर आज वो ये काम पर्सनली कर रहा था। और फिर फटाफट जाकर वो बंदा जाकर दरवाजे को अच्छे से लॉक करता है और साथ ही साथ खिड़कियां वगैरह भी, ताकि कोई उड़ता परिंदा तक भी उनकी होने वाली बातों को न सुन पाए। और फिर वो शाओयांग को बताता है कि इतना ज्यादा सामान खरीदने के लिए वो एकदम ही सही व्यक्ति के पास आया है और वो इस काम को हैंडल कर लेगा। तो शाओयांग को बस हथियारों की लिस्ट लिख कर देनी थी और अपना एड्रेस बताना था और परसों रात तक वो पेमेंट करने के बाद उसका सामान पहुंचा देंगे और पेमेंट कैश में होगी। और फिर जब वो कमरे से बाहर निकलते हैं वो आदमी शाओयांग को बहुत ही इज्जत दे रहा था, क्योंकि इज्जत हमेशा पैसों वालों की होती है ना कि बड़ों की। कि तभी वहाँ पर ली शुशोंग भी आ जाता है जो शाओयांग को वहाँ देखते कहता है, ओ तो
इसको तो सही अमीर बनने की एक्टिंग करता चूसा ब्लैक मार्केट में क्या कर रहा है, और आजकल कोई जंग का तो ऐसे इग्नोर कर रहा है जैसा कि तेरी फैमिली बहुत ही बड़े खानदान से है। लगता है कि तो आजकल ज्यादा ही अमीर वाली फिल्में देख रहा है, पर क्या फायदा सब कुछ बेच कर रहने का जब रहना अंततः गरीब है। तो और तभी शशांक को याद आता है कि यहीं पर माइंड स्किल को टेस्ट करने का बेस्ट चांस था, और फिर उस एबिलिटी को एक्टिवेट करने के बाद ही दूसरे बंदे के ऊपर तो एकदम खुशी का सिंबल आ रहा था, जिससे पता चलता था कि वो इस वक्त शशांक के बारे में अच्छा सोच रहा था, और उल्टा ली शशांक के ऊपर एक चिड़ा हुआ सिंबल आता है, और फिर चिड़े हुए ली शशांक को और भी चिढ़ाने के लिए वो उसे ताना मारता है। अच्छा अमीर होने की एक्टिंग करना वो तो असल में तुमसे सीखना चाहिए, क्योंकि आखिर तुम कोई जंग को ये सेकंड हैंड सामान लाकर जो दे रहे हो, वेल हाँ वो और थी मेरा इस्तेमाल की गई सेकंड हैंड टूल है जिसकी औकात इतनी थी। जिस सुनकर अब शशांक बहुत ही गुस्सा हो जाता है, और उससे पहले वो कुछ उल्टी उल्टी हरकत करता शशांक के पास ही खड़ा आदमी पूछता है कि क्या वो दोनों आपस में जानते हैं, पर शशांक बताता है कि ये आदमी उसका दुश्मन था। जो सुनकर शशांक को इम्प्रेस करने के लिए वो आदमी अपनी गैंग के बंदे को बुलाता है और शशांक को वहां से जाने को कहता है, क्योंकि वो इस आदमी को सबक सिखाकर भेजने वाले थे। और अब शशांक भी एकदम डर जाता है, क्योंकि 5-6 बंदे उसे पीटने को आ रहे थे, और वो उन्हें धमकाने की कोशिश तो करता है, पर क्या फायदा धमकाने का जब वो मौजूद थी ब्लैक मार्केट में थे, जहाँ किए गए कांड का ज्यादा कुछ पता नहीं लगता। और फिर वो उसे पीट पाट कर छोड़ देते हैं, क्योंकि शशांक ने उन्हें बताया था उसकी जिंदगी ना लेने को। और अब इतनी मार खाने के बाद शशांक घर भी चिढ़ गया था, और शशांक बस तो इंतजार कर और फिर देखना मैं तेरा कितना ही बुरा हाल करता। और अब 2 दिन बाद रात के वक्त शशांक के ऑर्डर किए गए हथियार वगैरह भी वेयरहाउस में आ गए थे, और क्योंकि उसने ये टास्क भी पूरा कर लिया था तो उसे सिस्टम के 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं, और साथ ही साथ रैंडम रिवॉर्ड में उसे अपनी फिजिकल ताकत बढ़ाने वाली आइटम मिली थी। एंड फिर उस इंजेक्शन को लेकर वो अपनी बाहों में तोड़ दे रहा है, और उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसकी 2 गुना ताकत बढ़ गई थी, और मर्दों की नॉर्मल ताकत 5 होती थी, तो 2 पॉइंट्स और बढ़ाने का मतलब था कि वो एक नॉर्मल व्यक्ति से 40 गुना ज्यादा ताकतवर था। और क्योंकि अब ताकत बढ़ी रही थी तो वो अपने सिस्टम के स्टोर में देखता है कि वहाँ पर फिजिकल ताकत बढ़ाने के आइटम बच रखी थी, तो इसलिए इसी मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए वो उस इंजेक्शन को भी खरीद लेता है। और अब उसके पास 8 पॉइंट्स की फिजिकल ताकत थी, यानी नॉर्मल व्यक्ति से 60% ज्यादा ताकतवर। और अब अपनी इस ताकत को टेस्ट करने के लिए वो पास ही पड़ी एक लोहे की पाइप को पकड़ता है, और फिर उसे पकड़ ऊपर से नीचे छोड़ उस पाइप को एक जोर की लत मारता है। और अब उसकी किक में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो पूरी की पूरी बेंट हो गई थी, और अब वो कम से कम इतना ताकतवर हो गया था कि अपनी हाथों की ताकत से वो नॉर्मल ढेरों लोगों को मजे से पीट सकता था, और अर्ली राउंड के ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ वो ताकतवर हो गया था। एंड पास ही पड़े वेपन्स को देखकर उसे एक ख्याल आता है कि ये वेपन ज्यादा स्टोरेज कवर करेंगे नहीं, तो इसलिए उन्हें स्पेशल रिंग में रखना ही सबसे बेटर होगा। ऐसे लिए सेफ्टी के लिए वो सभी वेपन्स को अपनी स्पेशल रिंग में डाल लेता है। और अब बचे थे सिर्फ 2 दिन उस अपोकलिप्स को शुरू होने में, और अब जियांग शाओयांग ने उसके पहले की हद तक की सारी तैयारी कर ली थी, और वो सोच ही रहा था कि कौन सा काम निपटाने को रह गया था कि उसे याद आ जाती है उन अंकल की, जिन्होंने उसे बताया था कि वो उसके घर को 3 महीने बाद अपनी पोती के लिए खरीदना चाहते थे। और वो जानता था कि ऐसे अपोकलिप्स में उसे फालतू में किसी भी लोगों का नहीं सोचना चाहिए। मैंने लोगों से धोखा खाकर पहले भी एक ऐसी मौत चुनी थी, पर आखिर फिर भी मैं भोले वाले लोगों को कैसे पीछे छोड़ूं। और वो फैसला करता है कि वो ज्यादा मदद तो उन अंकल की कर नहीं सकता, तो इसलिए कम से कम वो उनके लिए सप्लाई छोड़ देगा, और बाकी वो जिंदा रह पाते हैं या फिर नहीं वो उनके ऊपर होगा। और फिर जीपीएस से लोकेट करने के बाद शाओयांग उन अंकल की लोकेशन पर आ जाता है, और ये जगह है ये ऐसी गलियों में थी कि अगर जीपीएस ना होता तो वो मुश्किल से इस ठिकाने पर इतनी जल्दी पहुंच पाता। और फिर ऊपर की मंजिल पर चढ़कर वो उनके कमरे का दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि उसे याद आता है कि उसने लाई गए सभी सप्लाईज को तो अपनी रिंग में डाल रखा था, इसलिए उसे सारे सामान को पहले बाहर इकट्ठा कर देना चाहिए ताकि अंकल को उस पर कोई भी शक ना हो। इसलिए वो अपनी स्पेस से लाई गए सभी सप्लाईज को बाहर निकाल लेता है, और फिर उनका दरवाजा खटखटाता है, और अंदर से आ रहे अंकल को लगता है कि शायद उनका ओनर आ गया था उनसे इस महीने का रेंट मांगने के लिए। और वो दरवाजा खोलते ही बताते हैं कि वो इस बार का रेंट अगले हफ्ते तक दे देंगे, कि वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि उनसे मिलने के लिए तो जियांग आ रखा था, और उससे पहले वो उसके यहाँ आने की वजह पूछते हैं। उनकी नजर पड़ती है अपने आसपास, और फिर देखते हैं ढेरों मौजूद डब्बों को जो शाओयांग यहाँ पर ला रखा था, और उन डब्बों को फटाफट उठाता हुआ उनके घर के अंदर ले जाता। शाओयांग अंकल को बताता है पहले उनके साथ ये सामान अंदर रखवाने को, उससे पहले उन्हें ये करता हुआ कोई नोटिस कर ले। और फिर थोड़ा टाइम लेकर शाओयांग सारा सामान घर के अंदर ले आता है, और देखने लगता है कि कमरा भी एकदम ठीक ठाक था, और सामने का दरवाजा भी सख्त था, तो कोई इतनी जल्दी इसे तोड़कर अंदर नहीं आ पाएगा। और इधर उधर देखता हुआ वो अंकल को बताता है, अंकल ध्यान से सुनिए जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आपको इस सप्लाईज को अच्छे से इस्तेमाल करना है, जिससे आप कम से कम 6 महीने टिक पाएंगे, क्योंकि आज के बाद ये दुनिया बदलने वाली है। और अंकल को लगने लगता है कि शायद उसे पैसे लेने के बाद शाओयांग उसे अपने घर देने से इनकार करा था, कि तभी शाओयांग की नजर पड़ती है एक टेबल पर रखे फोटो फ्रेम पर, और वहाँ वो अंकल के साथ साथ उनकी पोती की तस्वीर देखता है। एक ऐसा चेहरा जिसे वो अच्छे से जानता था, क्योंकि ये लड़के शान थे।
थे जो कि शाओशान के पिछले जिंदगी के साथियों में से एक थे। और वो अंकल से पूछता है कि क्या उनकी पोती का नाम मैंग शानशान है, जिस बात पर वो अंकल भी हाँ करते हैं और पूछते हैं कि आखिर जियांग को उसका नाम कैसे पता था। कि शाओशान उनसे पूछता है कि इस वक्त उनकी पोती कहाँ पर है। कि अंकल बताते हैं कि वो इस वक्त अपने स्कूल पर ही मौजूद होगी और जब उनका ट्रांसफर हो जाएगा वो तभी उसके घर पर शिफ्ट होंगे। और शाओशान को याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में भी शांगचांग ने उसे बताया था कि उसकी गलती की वजह से उसकी ग्रैंडपा की जान चली गई थी। मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है, शांगचांग ने मुझे बताया था कि उसके ग्रैंडपा ने उसकी जान बचाने के लिए सब कुछ किया था और वो उसकी जान तो बचा पाए थे और उसके चक्कर में खुद मारे गए थे। और वो अपने से वादा करता है कि वो इस जिंदगी में इस बार उसे सेम पछतावा महसूस नहीं होने देगा। और फिर वो अंकल को साफ साफ बताता है कि अंकल और उसकी पोती अब उसके घर में ट्रांसफर नहीं होंगे, पर इस बात की वजह कुछ और है। और अंकल के कंधे पर हाथ रख वो बताता है, माँ को ये बात साफ साफ बताता, कल से ये दुनिया एक नरक बनना शुरू हो जाएगी और ना ही कल से मेरा घर और आपकी बच्ची का स्कूल मैटर करेगा। तो चलिए मेरे साथ आइए, हम शान को स्कूल से लेकर आएंगे और मैं आप दोनों के लिए एक नई जगह तैयार करूंगा। पर अंकल को बेशक उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी और सबको ऐसा एक गंदा मजाक लग रहा था। इसीलिए वो अंकल को बताता है जल्द ही अकाल आने वाला था और अकाल के टाइम पर जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। खाने पीने का छोटा मोटा राशन भी इकट्ठा करना नामुमकिन के बराबर हो जाएगा और लोग अपनी जान बेमतलब लड़ते हुए गवाएंगे। और अंकल को अपनी बात पर यकीन करवाने के लिए वो अपनी स्पेस एबिलिटी का इस्तेमाल करके अंदर लाए गए सभी राशन को उस रिंग के अंदर डाल लेता है और झट से जितना भी सामान वहाँ पर था सभी का सभी उस रिंग के अंदर गायब हो गया था। और अंकल एकदम ही घबरा जाते हैं कि अब ये किस तरह का जादू था। कि शाओयांग उन्हें बताता है कि उसके पास भविष्य देखने की शक्तियां हैं और भविष्य देखने के बाद उसे इस अकाल के बारे में पता चला था। तो अगर अंकल चाहते हैं अपनी और अपनी पोती की जिंदगी को सुरक्षित रखना तो अब उन्हें उसकी हर एक बात अच्छे से माननी पड़ेगी। और वो जल्दी में पूछता है कि आखिर शान का कौन सा स्कूल है और वो उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं। और फिर गाड़ी लेकर फटाफट ही वो उसके स्कूल तक पहुंच गए थे और एक कार से उतर कर शान फटाफट ग्रैंडपा से शान की क्लास या फिर डॉम पूछता है। और यहाँ स्कूल के एक दायरे शान की तरफ हम देखते हैं उसके कुछ क्लासमेट बुलीज उसे परेशान कर रहे थे और एक लड़की इस बात से चिढ़ती कि वो पॉपुलर लड़का जिसे वो पसंद करती है आखिर शान जैसी लड़की को पसंद कैसे कर सकता है। शान को थप्पड़ मार दे पीट रहे थे और शान उसे बताती है कि जिस भी लड़के को वो दोनों पसंद करते हैं उसे वो लड़का वैसे भी नहीं पसंद। जिस बात से अब दूसरी लड़की भी चिढ़ती है शान के पेट में एक जोर की लाते मारती है और उसे पकड़कर वो पूछ रही थी कि क्या शान को सच में लगता है कि वो इतनी ज्यादा सुंदर है जो किसी को भी कभी भी रिजेक्ट कर सकती है। और यहाँ पर ये सब चल रहा था कि तभी शान का ग्रैंडपा गुस्से में उन पुलिस पर चिल्लाता वहाँ पर आ जाता है क्योंकि आखिर अपनी पोती को पिटता देखता है कौन गुस्सा ना होगा। और वो हरामखोर पुलिस लड़कियां उसके ग्रैंडपा का भी मजाक उड़ा रही थी कि ग्रैंडपा उन्हें ऐसा करने से रुकने को कह रहा था कि उन लड़कियों के साथ रहने वाले वो लड़के पुलिस अपने हाथों में हथियार पकड़े ग्रैंडपा को रोकने सामने आ जाते हैं और एकदम बदतमीजी से साफ साफ बताते हैं, बुढ़ा अंकल तुम्हारे पास 2 साल तो बचे हैं जीने को, अगर वो भी व्हील चेयर पे बैठे नहीं बिताना चाहते तो चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। पर गुस्सा होकर ग्रैंडपा जाकर सीधा उन पर टूट पड़ते हैं। पर दूसरा एक लड़का जिसने अपने हाथ में एक बेसबॉल पकड़ रखा था वो सीधा उस बेसबॉल को ग्रैंडपा के सर पर दे मारने वाला था। पर उससे पहले शान बीच में पड़ता उस लड़के का हाथ को हवा में पकड़ लेता है और उनसे पूछता है, कहते तो तुम लोग शक्ल से ही लग रहे हो पर अपनी जवानी में गुंडा बने की एक्टिंग करना बंद करो। और अब ये चीज को देखकर बाकी दो को भी लगने लगता है कि शादी शान का बड़ा भाई था जो उसके सामने हीरो बनने की एक्टिंग कर रहा था। पर वो लोग 3 थे तो उन्हें कहता है कि शान उस बैट वाले को एक जोर की लत दे मारता है और वो लड़का दूर जाकर गिरता है। और अब बाकी दो को भी लगता है कि शायद शान कहीं ट्रेन हो रखा है तो उन्हें इसे मिलकर संभालना पड़ेगा और उसे इकट्ठे मिलकर पीटने के लिए एक उसके आगे से हमला करने को आ जाता है और दूसरा बैट लेकर पीछे से और सबसे पहला बार उसके पीछे वाला करता है और पूरी ताकत से अपने बैट को शान के सर पर मारने की कोशिश करता है जिससे शान आसानी से ही बच गया था क्योंकि अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाने के बाद उसके रिएक्शंस और स्पीड भी काफी बढ़ गई थी तो वह लफंडर के मूव को आसानी से समझ और देख पा रहा था। और फिर उस बंदे को कसकर पकड़कर वो उसे जोर से जमीन में दे मारता है और उसका ध्यान भटका देखकर दूसरा वाला एक चाकू लेकर तेजी से उस पर हमला करने को पड़ता है। पर शान आसानी से उसका हाथ हवा में पकड़ लेता है क्योंकि उसकी स्पीड नॉर्मल लोगों से बहुत ही ज्यादा है। और फिर जोर की लात उसके पैर पर दे मार वो सभी जमीन में पटक देता है और लड़कों को ढेरा ढेर हो देख लड़की पुलिस को भी अंदाजा हो गया था कि ये बंदा तो खतरनाक है। और अब शान उन लड़कियों को भी सजा देने के लिए बढ़ रहा था क्योंकि वो यकीन रखता था जेंडर इक्वालिटी में क्योंकि सजा हमेशा कर्मों के मुताबिक मिलती है न कि शक्लों के। अब उस लड़की के पास पहुंचकर वो उसे सीधा एक जोर का थप्पड़ दे मारता है और 2 सेकंड के लिए तो उस लड़की को यकीन नहीं होता कि किसी लड़के की हिम्मत हुई थी उस पर हाथ उठाने की। और दूसरी वाली को वो बालों से पकड़कर खींचने लगता है और वो चिल्लाते हुए उसे अपने बाल छोड़ने को कह रहे थे कि शाओयांग उसके गले पर अपना चाकू रखकर बताता है कि दूसरी वाली को उसने जोर का थप्पड़ मारा था तो बेशक उसके साथ में वो कुछ उसके बराबरी का तो करेगा ही। और फिर उस चाकू की तेज धार से वो उस लड़की पर वार करता है और पहले तो सभी को लगा था कि शाओयांग ने उस लड़की को ही मार दिया था जिससे वो थोड़ा घबरा गई थी पर एक्चुअली में शाओयांग ने
उस लड़की के बालों को काट दिया था और वो हरामी लड़की भी इस वक्त अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी बालों की टेंशन ले रही थी और एकदम गुस्से में अब वो बार बार बस शाहजहान को गालियां दे रही थी, जो उसके बाकी बालों के गुच्छे को फेंकता बताता है, बड़े बाल तुम पर सिर्फ बोझ बनेंगे, मैंने तो तुम पर एहसान किया और वैसे भी लंबे बालों में तुम बदसूरत दिखते हो। और फिर वो शाहजहान को अपने ग्रैंडपा को लेकर उसके साथ आने को कहता है, पर इस जिंदगी में शाहजहान शाहजहान को नहीं जानती थी, इसीलिए उसे अपने ग्रैंडपा का जान पहचान वाला समझकर वो उसके पीछे पीछे आ जाती है और कार में बैठे उसके ग्रैंडपा से समझाते हैं कि आज से वो स्कूल नहीं जाने वाली, क्योंकि जल्दी पूरी दुनिया में अकाल आने वाला था जिसमें जिंदा बचना तक भी मुश्किल हो जाएगा, तो स्कूल तो बेशक फालतू बातें हो जाएंगी। पर शाहजहान को लगता है कि उसके ग्रैंडपा को पक्का फिर से कोई स्कैम की कॉल्स आई होंगी और उन्होंने उसके ग्रैंडपा को एकदम बेवकूफ बना दिया होगा। एंड वो दोनों पीछे इन बातों पर बहस ही रहे थे कि शाहजहान अपने मन में से वादा करता है कि वो इस बार अपनी जिंदगी में शाहजहान को बचा कर ही रहेगा और फिर मुड़कर वो उसे बताता है, शाहजहान चिंता मत करो, ग्रैंडपा इस बार बेवकूफ नहीं बने, बल्कि ये भविष्य वगैरह की जानकारी है उन्हें मैंने दिया। और शाहजहान कंफ्यूज होती शाहजहान से उसका नाम पूछती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता हुआ वो बताता है कि उसे अब अपने पुलिस की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन हरामियों के वैसे भी ज्यादा दिन नहीं बचे। जैसे कंफ्यूज ही वो पूछती है कि क्या सच में अकाल आने वाला है, जिसके बारे में शाहजहान इतना ज्यादा शोर था और बात पर मना करता हुआ वो बताता है कि ये तो बस उसने अपने मन से कहानी बनाई थी ताकि वो उसके ग्रैंडपा को मना पाए, जबकि असलियत में जो चीज आने वाली है वो इस अकाल से भी ज्यादा खतरनाक है, एक असली का अपोकलिप्स। और शाहजहान घबरा जाती है कि अकाल भी काफी खतरनाक था कि शाहजहान अब सीधा अपोकलिप्स तक पहुंच गया और ऐसा ना हो आधे घंटे बाद वो कहे कि डायनासोर वापस आ जाएंगे। ये वो उसे बताता है, मेरे ख्याल से अब उस चीज का टाइम शुरू हो गया होगा, अपने फोन में चेक करो और शोर से रील्स वगैरह देखो। अब तक तो वो खबरें वायरल होना भी शुरू हो गई होगी, क्योंकि आज ही वो दिन था जब इस चीज की शुरुआत होना शुरू हुई थी। और फिर इंटरनेट पर थोड़ी सी रील्स को स्वाइप कर वो देखते हैं कि यहाँ पर सच में कुछ ज़ॉम्बीज वगैरह की वीडियोस वायरल हो रही थी, जिसमें इंसानों को किसी तरह का रेबिस वायरस हो गया था और वो पागलों की तरह एक दूसरे को काटने की कोशिश कर रहे थे। और पहले तो इस चीज को कोई बहम या फिल्म का सीन मानती, पर कुछ रील्स और स्वाइप करने पर भी बिल्कुल वैसे ही कई वीडियोस वायरल होनी शुरू हो गई थी। और शाहजहान ने बताता है कि इस चीज की शुरुआत तो अब से ही हो गई है और कल से अपोकलिप्स का ये पहला दिन होगा, जिससे चीजें बदतर होना शुरू हो जाएगी। कुछ एरियाज पर एक अजीब तरह का धुआं हर जगह फैलने लगेगा, जो कि जिंदा लोगों के शरीर में किसी वायरस को पैदा करेगा। और वैसे ही कुछ ज़ॉम्बीज के बनने के बाद वो ज़ॉम्बीज दूसरों को काट कर इस वायरस को और भी आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, न बच्चों को न बड़ों को। बस उस दुनिया पे ज़ॉम्बीज का अहंकार मचेगा। और वो शाहजहान से पूछता है कि उसे तो पता ही होगा कि ज़ॉम्बीज क्या होते हैं, क्योंकि आजकल की मूवीज की वजह से तो इनके बारे में उनकी जनरेशन के हर एक व्यक्ति को पता ही होगा। और वो भी इस बात पर हाथ करती है और बताती है कि ज़ॉम्बीज तो ठीक है, पर उनका असलियत में होना फिर भी नामुमकिन के बराबर है। पर शाहजहान बताता है कि जब कल ये चीजें शुरू होंगी ये नामुमकिन के बराबर नहीं होगा। और बुरी किस्मत की वजह से वो लोग ऐसे जरूरी टाइम में भी ट्रैफिक के बीच में फंस गए थे, पर अभी इतनी चिंता की बात तो नहीं थी, क्योंकि ज़ॉम्बीज बनना भले ही शुरू हो गए थे। वो आज के दिन तो यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे कि तभी एक व्यक्ति जो कि रॉन्ग साइड से आ रहा था रास्ता काटते हुए शाहजहां की कार के बीच में आ रहा था और उसे टकरा रहा था, जिस टक्कर की वजह से शाहजहां की पूरी कार हिल गई थी। और वो इस बात से एक समय गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आखिर कौन सा एक गधा इमरजेंसी लेन को तोड़कर बीच में आएगा, और वो भी गुस्से में बदला लेने के लिए वापस लेन को तोड़कर सीधा वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। और वो आदमी भी बहुत ही सीधे था और उनके बीच का रास्ता काटने की कोशिश कर रहा था। और ये देखकर कि शाहजहां उसे ऐसा नहीं करने दे रहा था, वो आदमी खिड़की खोलकर उसे मोटी मोटी लफ्जों में गालियां देना शुरू हो जाता है। और एक ग्रैंडपा भी उसे बताते हैं कि ये कार वाला बंदा काफी अमीर लग रहा है, तो उन्हें फालतू के पंगे नहीं लेने चाहिए और ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। पर शाहजहां बताता है, अमीर हो चाहे कुछ भी, अगर कोई बंदा ज्यादा हवा में उड़ेगा तो उसे परी बनाकर भगवान के पास भेज देना ही बेहतर होगा। और फिर कुछ घंटों के टाइम के बाद फाइनली जाम खत्म हो गया था और वो लोग अपने रास्ते को जा ही रहे थे कि वही पहले वाला बंदा उनसे जिद कर फिर से उनके रास्ते के बीच पे आ रहा था, जिससे शाहजहां इस बार बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो आदमी बार बार उनसे पंगे लेने की कोशिश कर रहा था। पर ग्रैंडपा शाहजहां को बताते हैं कि उन्हें इस व्यक्ति के लेवल पर नहीं गिरना चाहिए और उसे चुपचाप जाने देना चाहिए। पर शाहजहां बताता है, भले ही पास में मैंने ऐसी गलतियां की थी, पर इस आने वाले अपोकलिप्स के साथ ऐसे लोग दुनिया में और भी गंद मचाएंगे। और उसे एक छोटी सी सजा देने के लिए शाहजहां सीधा जाकर उसकी कार को टक्कर दे मारता है, जिससे उस बंदे का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो साइड जाकर गिरता है। और फिर एकदम गुस्से में अपनी गाड़ी को रोककर वो बाहर निकलता चिल्लाता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं। और फिर पुलिस को खोलकर उन्हें रिपोर्ट करने लगता है कि उसके साथ ये हुआ था और एक लड़का उसकी कार को टक्कर तक मारकर भागा था। बच्चा तुझे क्या लगता है कि तू बड़ों से पंगे ले सकता है? अब तुझे पता चलेगा कि तुझे किस लेवल के लोगों से पंगे नहीं लेने हैं। और फिर रात के टाइम तक शाहजहां उन्हें अपने शेल्टर तक ले आता है और ग्रैंडपा और शाहजहां भी देखकर हैरान थे कि यह जगह तो सच में बहुत ही बड़ी थी। और शाहजहां उन्हें बताता है आज के दिन रेस्ट करने के लिए, क्योंकि कल से आगे आने वाला हर एक दिन उनके लिए शायद मुश्किलों से भरा होने वाला था। और फिर अगली सुबह हम उसे देखते हैं खिड़की से बाहर देखते हैं अपने मॉर्निंग कॉफी का एंजॉय करते हुए। फिर उसके पीछे से उपहासियां मारती शाहजहां भी आती है, जो बता रही थी कि सच में स्कूल न जाना भी कभी एक बार कितना अच्छा लगता है। वह मुझे तो हमेशा से लगता था। और शाहजहां उसे बताता है कि अब वो उन्हें उनके साथ ले जाकर अपना ये किला दिखाएगा। और फिर ग्रैंडपा और शाहजहां
शानशन को इधर उधर की जगह दिखाते हैं वो बता रहा था कि यहाँ की दीवारें भी कंक्रीट की बनी थी और स्टील के दरवाजे भी रिमोट कंट्रोल थे और 3 सेंटीमीटर मोटे थे जो बिना हाथ से ज्यादा खतरनाक हथियारों की ज़ॉम्बीज़ या फिर इंसान तोड़ नहीं सकते। और वो उन दोनों को ही एक चीज याद रखने को कहता है कि बिना उसकी परमिशन के उन्हें किसी को भी इस शेल्टर के अंदर नहीं आने देना। जिससे शानशन पूछती है कि अगर बाहर से कुछ ऐसे लोग आए जिन्हें सर्वाइवल में मुश्किल हो रही है या फिर उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ वगैरह पड़क है तो क्या वो उन्हें बस मरने के लिए बाहर छोड़ देंगे। जो बस उनका शासन उन्हें अपने साथ ले चलता है और छत के एरिया पर आता हुआ वो उन्हें बता रहा था कि मुश्किल के टाइम में अच्छे अच्छे लोगों की बुराइयां जाग जाती है और उनके मतलब सबसे पहले आते हैं। तो उल्टा पालतू के अच्छे लोग बनकर वो खुद पहले मारे जाएंगे। और ऊपर से वो उन दोनों को दिखाता है एक सर्वाइवल के लिए बना रखा केस जिसपे शाशांक बताता है कि जब वो यहाँ पर मौजूद नहीं होगा लोग अपनी सुरक्षा के लिए इसके बीच में बस पाएंगे। तो जब तक वो वापस नहीं आता उन्हें किसी को भी फोर्ट्रेस के अंदर नहीं आने देना। एंड फिर वो उन्हें बताता है ताकि वो उन्हें ले जाकर फूड स्टोरेज दिखा पाए कि किस एरिया का राशन इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर वो एरिया भी दिखाने के बाद वो अपनी माइंड आई को एक्टिवेट करता है ताकि वो उन दोनों के सोचों को पढ़ पाए। और उन दोनों के ऊपर वो देखता है एक हंसने का निशान जिससे पता चलता था कि वो दोनों ही उस पर यकीन करते थे। और फिर अपनी स्पेस रिंग से वो कुछ हथियार के बॉक्स को बाहर निकालता है। ये बताता है कि इस आने वाले अपोकलिप्स में हथियार सबसे जरूरी चीज है और इन हथियारों को उन्हें कुछ भी कर किसी और के हाथ में नहीं लगने देना। और शानशन को उसने क्रॉसबो दे दी थी और ग्रैंडपा को एक शॉटगन लमाओ फिर ग्रैनी को क्या मिलेगा कि तभी शाशांक के सामने एक और नया टास्क प्रकट हो जाता है जिसमें था कि उसे अपने पुराने साथी जियांग जी को ढूंढना था और उसके रिपोर्ट में से 20 पॉइंट्स मिलेंगे। और ये सच में एकदम फायदे की बात है क्योंकि वो वैसे भी अपने पुराने साथी को ढूंढना चाहता था पर अब तो सिस्टम की बदौलत उसे उनकी लोकेशन भी पता चल रही थी। और वो उन दोनों को अच्छे से रूल्स को समझने को कहकर खुद वहां से भागते जाने लगता है क्योंकि उसे फटाफट अपनी टीम को ताकतवर करना था। उससे पहले ये ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हर जगह तेजी से फैलना शुरू हो जाए। और यहाँ एक बार में हम देखते हैं जियांग जी और उसके कुछ दोस्तों को जो कि मजे से गाने वगैरह गाकर एंजॉय कर रहे थे और क्योंकि उन्हें काफी चढ़ भी रखी थी। जियांग जी और उसका दोस्त वहां से टॉयलेट की तरफ जाने लगते हैं और फिर अपना काम निपटा कर टॉयलेट से वापस आने के बाद जियांग जी और उसका दोस्त बातें करते करते जा ही रहे थे कि गलती से जियांग जी किसी एक कपल की औरत के कंधे से टकरा जाता है। पर अपनी गलती को उसी टाइम पर समझता हुआ वो उस कपल से अपनी गलती की माफी भी मांगता है। और वो आदमी अपनी बंदी को गुस्से में देखकर जियांग जी को एक जोर की लात मारकर दूर फेंकता है। ये बताता है कि क्या वो अंधा होकर चल रहा था और जियांग जी का दोस्त भी उसे उठाने में उसकी मदद करने को आता है और चलाता हुआ उस आदमी से पूछता है कि आखिर उसका उसकी बंदी के साथ हल्का सा कंधा ही टकराया था तो वो उसे ऐसे क्यों मारा था कि जैसे वो उसे जबरदस्ती होटल में ही ले गया। और ये देखकर कि एक स्टूडेंट की हिम्मत हुई उसके जैसे अमीर और बड़े लेवल के बंदे से वापस बात करने की, वो उसे गुस्से में गले से उठा लेता है। और जियांग जी उस आदमी से माफी मांग रहा था कि ये सारी उसी की गलती थी तो प्लीज वो उसके दोस्त को ना मारे। कि उसी जगह पर काम करने वाला आदमी जिसकी तबीयत खराब सी लग रही थी वो अपने कोर्ट को पहुंचता वहां से बाहर आ रहा था कि वो अपने सामने यही नजारा इकट्ठा देखता है कि एक आदमी कुछ बच्चों को पीटने की कोशिश कर रहा था कि तभी वो उस लड़ाई के बीच में पड़ता है। जियांग जी के साथी को छुड़वाने की कोशिश करता है और इस लड़ाई को टालने की कि अब वो आदमी गुस्से में जियांग जी के दोस्त को छोड़कर उस बटलर को ही पकड़ लेता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की। कि वो बटलर जियांग जी और उसके दोस्त को इशारा देता है फटाफट मौका देकर वहां से निकलने का क्योंकि ये बंदा सच में सन की लग रहा था। और वो दोनों भी इस सिचुएशन से निकलते हुए वहां से फटाफट भाग जाते हैं। और जब वो दोनों भागते हुए वापस अपने कैराओके रूम में आते हैं उनका एक दोस्त उससे पूछता है कि आखिर वो दोनों ऐसे चलने में क्यों भाग कर आए थे जैसे उनके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया। कि दूसरा दोस्त बताता है कि वो रास्ते में आते आते गलती से थोड़ा सा किसी आदमी की बंदी से टकरा गए थे और वो हरामजादे ठग ने उनसे पंगे लेना शुरू कर दिए थे पर किसी एक अच्छे बटलर की वजह से वो फटाफट उससे बचकर भाग गए थे। जो बातें सुनकर उनका दोस्त एकदम गुस्से में उठकर चिल्लाता है अगर यही बात है तो वो इंजीनियर क्लास वाले चुप नहीं बैठेंगे और अपनी सभी गैंग को बुलाकर उन्हें मिनटों में पीट डालेंगे। पर जियांग जी से फालतू की बातें छोड़ने को कहता है क्योंकि वो लोग बड़े बिजनेसमैन लोगों को नहीं संभाल सकते। कि तभी उनके रूम का दरवाजा खुलता है और वो देखते हैं कि बटलर को पीटने के बाद वही बिजनेसमैन आदमी और उसकी बंदी अपने कुछ आदमी को लेकर आए थे वहाँ पर उन्हें पीटने के लिए। और फिर वो आदमी अपने बंदे को कहता है जाकर इन सभी स्टूडेंट्स को पीटने को। और बस सभी घबराते हुए नीचे झुककर माफी मांगने लगते हैं। कि जियांग जी का भाई एक दोस्त चिल्लाता हुआ उन्हें धमकी देने लगता है कि अगर वो सच में लड़ना ही चाहता है तो बस वो उसे एक कॉल करने का मौका दे। पर बेशक ऐसा कौन सा ही बेवकूफ करने देता। एक आदमी वाइन की बोतल पकड़कर सीधा उस लड़के के सर पर दे मारता है और वो वहीं पर खून से लथपथ हुआ गिर जाता है। और उसी बार की तरफ हम देखते हैं अपनी गाड़ी में बैठा हुआ शाशांक भी पहुंच गया था और जगह को देखता हुआ वो भी हंसता हुआ कहता है कि सच में कॉलेज स्टूडेंट्स को माल क्या होते हैं, जिंदगी जल्दी अंत में आने वाली है। और वो यहाँ पर बाहर में आकर गाने गा रहे हैं। और अपने दोस्त को इस हालात में देखकर जियांग जी भी एकदम परेशान हो गया था। और यहाँ वो बिजनेसमैन अपने बंदे से चिपकता पूछता है कि क्या अब उसे एडेप्ट तरह का अच्छा महसूस हो रहा है। जिस बात पर वो बताती है कि अच्छा कहाँ महसूस होगा क्योंकि उन्होंने अभी तक तो उसको मारा भी नहीं था जो बंदा उससे टकराया था। इसलिए वो आदमी अब जियांग जी की तरफ इशारा करता है जो उसकी बंदी से टकराया था। यहाँ पर उसका दोस्त जो कि पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था गुस्से में एस्ट्रे को उठाकर उस आदमी के सर पर मारने की कोशिश करता है पर उससे पहले ही उसके गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। और अब इस चीज से और भी ज्यादा चिढ़कर कि किसी की हिम्मत हुई थी उस पर वापस हाथ उठाने की वो बोतलें
पकड़ पकड़ कर उसके सर पर पौंडने लगता है और कुछ मिनटों में उसे पूरा बेहोश कर देता है। अब ये चीज देखकर तो जियांग ची और उसके दोस्तों को भी गुस्सा आ गया था और वो उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, पर उसके कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो एकदम एक डरे के थे और एक तरफ तो लड़ाई चालू थी कि यहाँ उनके पीछे ही वही बटलर को कुछ होने लगा था और तबीयत तो वैसे भी उसकी पहले से खराब थी, पर अब ये सिम्टम्स पहले से बढ़ रहे थे। यानी हाँ, वो आदमी ज़ॉम्बी बन गया था और अपने शरीर में ज़ॉम्बीज़ का असर जागने के बाद वो आदमी एकदम ही बेकाबू होकर अपने सामने आए गए हर एक लोगों पर हमला करने को टूट पड़ता है और एक आदमी को काट लेता है जो अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश तो कर रहा था, पर न जाने क्यों वो आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया था और अब पीछे से उसका दूसरा साथी भी आ गया। उस आदमी को उससे निकालने की कोशिश कर रहा था कि अब पहले को काटना छोड़कर अब वो बटलर वापस मुड़कर दूसरे को काट लेता है और उसकी दांतों की ताकत नॉर्मल इंसानों से बहुत ही ज्यादा थी कि वो उसे कुछ भी कर अपने से पीछे नहीं हटा पा रहे थे कि शाशांग भी उससे बालों से कमरे में एंटर कर गया था, जो सीधा उस आदमी को गले से पकड़कर एकदम ही आसानी से हवा में उठा लेता है और फिर जोर से उसे कांच के साथ दे मारता है और फिर पीछे देखता हुआ वो बाकी सभी को चुपचाप अपनी अपनी जगह पर रुकने को कहता है। और जिस आदमी का हाथ ज़ोंबी ने काटा था वो भी शाशांग की ताकत से हैरान था कि जिस बंदे को वो बिल्कुल हिला तक नहीं पा रहे थे, एक छोटी उम्र के बच्चे ने उसे आसानी से एक हाथ से उठा लिया। और अब वो बिजनेसमैन आदमी भी गुस्से में शाशांग पर चिल्लाता से पूछता है कि आखिर अब वो कौन है और किसकी साइड पे है, कि उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ शाशांग जियांगची से पूछता है कि क्या उसे अभी तक किसी ने काटा तो नहीं, जिस पर मैटर को ना समझता हुआ जियांगची इस बात पर मना करता है और शाशांग से उसके बारे में पूछता है कि आखिर वो कौन था और उसकी मदद क्यों कर रहा था, पर शाशांग उससे फालतू बातें छोड़कर चुपचाप वहां से उसके साथ चलने को कहता है कि वही बिजनेसमैन आकर जियांगची को वहां से जाने से पकड़ लेता है क्योंकि अभी तक उसने अपना गुस्सा नहीं निकाला था कि यहाँ पर उसी का एक आदमी जो कि ज़ॉम्बी द्वारा काटा गया था उसका सर एकदम ही चिकराने लगा था और उसका बॉस भी पूछता है कि क्या उसका बुखार पहले से बुरा हो गया है। जो बात सुनकर शाशांग को पता चल जाता है कि एक्चुअली में ये बुखार जैसी चीज इस ज़ॉम्बी वायरस सिम्टम की शुरुआत होती है, यानी ये बंदा पहले से इन्फेक्टेड था और अब ज़ॉम्बी से कटने के बाद तो ये पक्का और भी ज्यादा म्यूटेट होगा और उनके लिए खतरा बनेगा। इसलिए शाशांग पहले अपने हाथ पे पकड़े गए उस ज़ॉम्बी बटलर को ले जाकर टॉयलेट के अंदर फेंक कर बंद कर देता है और इस बात का वो थोड़ा शुक्रगुजार था कि शुक्र है स्टार्टिंग स्टेज के जो ज़ॉम्बीज़ थे उनको दरवाजे वगैरह खोले नहीं आते थे, जिस बात का मतलब था कि आगे आने वाले ज़ॉम्बीज़ हद से ज्यादा खतरनाक और स्मार्ट हो जाएंगे। और अब फिर शाशांग जियांगची की तरफ देखता उससे पूछता है तो अब ध्यान से सुना जियांगची, तुम मुझे बस बताओगे कि किस बंदे को पहले निपटाना है और फिर वो काम कर तुम मेरे साथ चलोगे। पर यहाँ पर जियांगची इस बात से एकदम कंफ्यूज था कि आखिर ये अनजाना लड़का उनकी मदद क्यों कर रहा था, क्योंकि वो तो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, पर उस बिजनेसमैन को लग गया था कि इस आदमी को इन लड़कों ने ही बुलाया था। इसलिए गुस्से में आग बबूला होकर वो शाशांग पर हमला करने के लिए जोर से एक मुक्का मारने की तैयारी करता है, पर बेशक शाशांग आसानी से उसे उसके चेहरे से पकड़कर सीधा उस ग्लास से बने टेबल पे दे मारता है और अब ये देखकर बाकी के गार्ड भी उस पर हमला करने के लिए फटाफट टूट पड़ते हैं, पर उससे पहले उसे कुछ कर पाते अपनी पूरी तेजी से शाशांग उन्हें भी पीट देता है कि वो गार्ड जो नीचे गिरा था अचानक ही उसके शरीर को कुछ होने लगा था, यानी हाँ वो म्यूटेट होना शुरू हो गया था कि यहाँ पर शाशांग उन्हें बताता है तो आप क्या कह सके हम आगे आने के तो ऐसा है क्योंकि बात के मुक्के ज्यादा दर्द करेंगे। और अब ये काम को अच्छे से निपटाने के बाद वो जियांगची और उसके दोस्तों को वहां से बाहर जाने को कहता है और बाहर जाकर उसको वेट करने को, और वो भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं और अपने घायल दोस्त को भी वहां से बाहर ले आते हैं। यहाँ पर वो बिजनेसमैन और उसके आदमी भी मार वगैरह खाकर अब वहां से जाने की करते हैं, और शाशांग उनके रास्ते में खड़ा होकर उन्हें वहां से बाहर जाने से रोकता है क्योंकि वो जानता था जल्द ही उनका साथी म्यूटेट होकर ज़ॉम्बी बनने वाला है। और वो उस बिजनेसमैन को बताता है पीने के बाद तो मैं पछती तो है नहीं, पर तुम्हारी गलती की वजह से आज मेरा एक भाई मरने वाला था, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। और तभी उस आदमी को वहां से धकेल कर वो बाहर के दरवाजे को बंद देता है और दरवाजा बंद होने के कुछ समय बाद ही उनका साथी अब तक पूरी तरह से म्यूटेट हो गया था और फिर पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बनने के बाद वो उन लोगों को खाने के लिए उन पर टूट पड़ता है। और यहाँ अंदर से आ रही इतनी खतरनाक चिल्लाने की आवाज़ों को बाहर से दरवाजा बंद किया शाशांग सुन रहा था कि तभी वहीं पर काम करने वाला एक आदमी वहां पर आता है, जिसे शाशांग बताता है फटाफट इस दरवाजे को लॉक करने के लिए क्योंकि ये दरवाजा कुछ भी करके खुलना नहीं चाहिए। और उसके बाद फटाफट हॉस्पिटल और साथ ही पुलिस को कॉल करके बताने के लिए कि यहाँ पर एक पेशेंट है जिसे रेबिस फ्लू का वायरस हो रखा है। और वो आदमी थोड़ा घबरा तो गया था पर उसे पूरी तरह से पता नहीं था कि उसे ये करना चाहिए या फिर नहीं, कि गुस्से में शाशांग फटाफट उसे ये करने को कहता है। और फिर सबसे पहले तो वो आदमी घबरा कर फटाफट उस कमरे को लॉक करता है और यहाँ पर शाशांग जियांगची और उसके साथियों को अपने साथ ले चलता है कि यहाँ पर कमरे में ताला लगाकर वो आदमी सच में डर गया था कि कमरे से तो बहुत सी अजीब सी आवाजें आ रही थी कि वहीं पर काम करने वाला एक दूसरा आदमी वहां पर आता है, जिससे पहला आदमी सारी बात बताता है कि अंदर एक गैस को रेबिड फ्लू हो गया था और ये चेक करने के लिए वो सीसीटीवी रूम में जाकर फुटेज वगैरह देखने का डिसाइड करते हैं। और फिर वहां जाकर कैमरे से रूम के अंदर का नजारा देखकर वो लोग एकदम ही घबरा गए थे क्योंकि कमरे के अंदर अब इंसान कहलाने वाले लोग नहीं थे बल्कि वो जीव जानवरों की तरह एक दूसरे को काट काट कर खा रहे थे, जिससे अंदाजा हो ही रहा था कि ये कोई नॉर्मल सिचुएशन तो बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर शाशांग फटाफट उन सभी लोगों को कार में बिठाता है और अपने साथ वहां से ले चलता है और जियांगची उसकी मदद के लिए उसे शुक्रिया करता है और शाशांग की पहचान पूछता है, जिस बात पर बहाना देता है शाशांग बताता है कि उसका नाम जियांग शाशांग है और किसी ने उसे उनकी रक्षा करने को कहा था पर वो उन्हें एम्प्लॉयर का नाम नहीं बता सकता था। और अब दूसरा एक लड़का पूछता है कि क्या ये रेपिड ब्लू वायरस सच की है और
आखिर इससे क्या नुकसान हो सकता था और क्या इस वायरस से बचने के लिए अभी तक कोई भी मेडिसिन बन रखी थी, जिस पर शशांक बताता है यह डिजास्टर अभी और भी बदतर होने वाला था और इसी तरह दुनिया अपने अंतिम समय तक पहुंच जाएगी। और वही पास में सभी को बहुत सी भयानक आवाजें सुनाई देती है और जब मुड़कर वो अपनी नजरें घुमाते हैं वो अपने सामने का नजारा देखते हैं कि ज़ॉम्बिस बनना वहाँ पर भी शुरू हो चुके थे और यह वायरस बहुत ही तेजी से फैल भी रहा था। और शशांक उन सभी को बताता है कि यह तो बस कुछ भी नहीं था और धीरे धीरे कर हर जगह का ही ऐसा हाल होने लगेगा। तो अगर वो लोग जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। और बेशक सभी घबराए हुए इस बात से मान जाते हैं। और यहाँ पर शशांक को नोटिफिकेशन आता है कि उसने अपने मिशन को पूरा कर लिया था, जिस चीज के उसे 20 पॉइंट्स मिले थे। और फिर वो देखने लगता है कि आखिर अब नए रिवॉर्ड्स के साथ साथ स्टोर में नई चीज क्या आई होगी। और उसे देखने को मिलते हैं 3 तरह के सप्लाई बॉक्स। पहला पोस्ट कल्टिवेटर, दूसरा शुगर, ऑयल एंड प्रोटीन का सप्लाई बॉक्स, तीसरा आर्म डिटरेंस। और ये सभी 2-2 पॉइंट्स के थे और यहाँ पर दिख रहा है उसे सभी बॉक्स काफी फायदेदार लग रहे थे। तो वो डिसाइड करता है वापस अपने फोर्ट्रेस पे जाकर इन सभी सप्लाई बॉक्स को खरीदने का। पर अब एक और मुश्किल थी जो जियांगची की टोली के साथ थी। भले ही इस वक्त वो उनकी रक्षा के लिए जियांगची के सभी दोस्तों को अपने साथ लेकर आ गया था, पर उसे पिछली जिंदगी की एक बात अभी भी याद थी कि जियांगची ने उसे बताया था कि उसके दोस्तों में से एक दोस्त ने उन्हें धोखा दे दिया था, जिसकी गलती से उसके बाकी सभी के सभी दोस्त मारे गए थे और लौता वो ही जिंदा बच पाया था। पर क्योंकि ये घटना अभी तक घटी नहीं थी तो शशांक को पता नहीं था कि आखिर वो धोखा देने वाला दोस्त उसके इन तीनों दोस्तों में से कौन होगा। खैर, आपको क्या लगता है कमेंट्स में बताना। और यहाँ एक तरफ हम क्विजिंग की तरफ देखते हैं जो शशांक के साथ खोल पे फ्लर्ट करती उसे फटाफट उसके घर पे सप्लाईज डिलीवर करने को कह रही थी, क्योंकि अभी म्यूटेशन वगैरह की खबरें हर जगह इंटरनेट पर फैल रही थी। तो उसे खुद बाहर जाकर सामान लाने में काफी डर लग रहा था। और शशांक भी बताता है कि वो ये काम जल्दी कर देगा कि तभी कोई क्विजिंग का दरवाजा बाहर से जोर से खटखटाता है, जिससे एक पल के लिए वो एकदम ही घबरा जाती है। और फिर शशांक का कॉल काटकर वो पीकॉल से झांक कर देखती है कि कहीं उसके घर के बाहर भी तो कोई म्यूटेटेड पर्सन तो नहीं आ गया था। पर नहीं, बाहर तो उसकी वही बहन थी जो सीधा आकर उसे बताती है कि पहले फ्लोर के भुट्टे ली को उठाकर ले गए थे, जिस बात का मतलब क्विजिंग को समझ नहीं आता कि आखिर उसे कोई उठाकर क्यों लेकर जाएगा। जिस बात पर कमरे के अंदर आती है उसकी बहन बताती है कि वो भुट्टा भी म्यूटेट होना शुरू हो गया था, तो पुलिस और एम्बुलेंस आकर उसे ले गई थी। जिस बात से क्विजिंग को भी याद आता है कि सुबह सुबह ही तो बहुत सी नीचे से चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी कि उसकी बहन पूछती है कि क्या अभी तक ली शुशांग उसके घर पे सप्लाईज डिलीवर कर गया था, जिस बात पर क्विजिंग मना करती है। और उसकी बहन उसे बताती है कि सच में ये मर्द लोग तो उनके छोटे मोटे मतलब भी पूरे नहीं कर सकते। और फिर वो क्विजिंग को ली शुशांग को कॉल कर बताने को कहती है कि जियांग शाओशंग के पास बहुत से सप्लाईज थे, जैसे कि वो इस पैंडेमिक की पहले से तैयारी कर रहा था। और जब पिछली बार जियांग शाओशंग ने उसे उसके घर से निकाला था, उसने अपने एक चमचे को शाओशंग पर गहरी नजर रखने को कह दिया था। और कुछ ही दिन बाद उसे पता चला था कि शाओशंग सप्लाई से बड़े बहुत से बड़े बड़े ट्रक्स को अपनी फैक्ट्री में इकट्ठा कर रहा था। और अचानक से ही ऐसी तैयारी करने का सिर्फ एक ही मतलब बनता था कि वो पहले से ही इस पैंडेमिक के बारे में किसी तरह से जानता था। और उसकी बहन उसे बताती है कि उन्हें फटाफट उसे कॉल कर डील करनी पड़ेगी और जितना हो सके इन मर्द लोगों का फायदा उठाना पड़ेगा, ऐसे जियांग शाओशंग का भी और ली शुशांग का भी, जो किसी टाइम पर उन्हें कुत्तों की तरह चाटना चाहते थे। और फिर शाशांग उन सभी को अपनी कार में अपने पोर्टस में ले आया था, जिस जगह को देखता हुआ जियांगची भी हैरान होता बता रहा था कि ये जगह तो सच में इतनी बड़ी और कमाल की है। जिस बात पर जियांगची भी बताता है कि सच में शुरुआत में सभी यही कहते हैं। और वहीं पर शाशांग को आते थे शानशान और उसके दादा शानपो भी आ गए थे, जो शाशांग को सही सलामत देखकर खुश होते हैं कि शाशांग उन्हें देखता बता रहा है कि वो अपने साथ कुछ नए साथियों को लेकर आया था, जो कि आज से यहीं पर रहेंगे। और फिर वो जियांगची और बाकी सभी साथियों को अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाता है। और शानपो और शानशान भी उन्हें देखकर खुश होते हैं, क्योंकि वो शाशांग पर पूरी तरह यकीन करते थे। तो उसके चूज किए गए साथी भी एकदम अच्छे ही होंगे। और शाशांग ग्रैंडपा शेंगपो को इन सभी को ले जाकर एरिया वगैरह दिखाने को कहता है और साथ ही इस जगह के रूल्स वगैरह को भी उन्हें अच्छे से समझाने को कहता है। कि जियांगची की टोली में से उनका एक दोस्त अपना हाथ खड़ा कर बोलता है कि क्या इस जगह को डिफेंड करने के लिए उन्हें भी कोई सेफ्टी के लिए हथियार वगैरह मिल सकते थे, जिस बात का रिप्लाई शाशांग नहीं देता। और यह देखकर दूसरा दोस्त उसे इशारा देता बताता है, ये मेरे को पागल हो क्या, हम अभी तो इस जगह पर आए हैं, तो हमें पहले इनका यकीन जीतना पड़ेगा, वरना शुरुआत से ही वो हमें हथियार क्यों पकड़ाएंगे पागल। और शाशांग भी उन्हें ये बताकर जाने लगता है कि कुछ दिनों बाद उन्हें हथियार वगैरह भी मिल जाएंगे। और फिर टाइम बाद हम देखते हैं जब जियांगची और उसके दोस्त फ्रेश वगैरह होकर साफ हो रहे थे और वही हथियार मांगने वाला दोस्त अपने दूसरे साथी से पूछता है कि आखिर उसने उसे बात करते वक्त क्यों टोका था, वरना अभी तक उनके पास हथियार वगैरह भी होते हैं। और क्योंकि वाला हमें इसका नाम नहीं पता, तो हम वाले इसे भिंडी बुलाएंगे। और भिंडी हम दोनों को बताता है कि अपनी इस सिचुएशन में उन्हें कम से कम अपनी रक्षा करने के लिए हथियार चाहिए थे, क्योंकि वरना फिलहाल के वक्त तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग जैसे अरेस्टेड होते हैं। और उसका दूसरा दोस्त उससे बताता है कि भले ही उन्हें सभी मैटर अच्छे से ना पता हो, पर ये बात तो सच्ची थी कि शाओशंग ने उनकी जान बचाई थी। पर भिंडी बताता है कि उन्हें इतना तक भी नहीं पता था कि आखिर शाओशंग ने उनकी जान को क्यों बचाया था, और हो सकता है कि उसके मतलब उन्हें नुकसान पहुंचाने के हो। पर जियांगची उसे बताता है कि शाओशंग ने उन्हें बताया तो था कि किसी ने उनकी जान बचाने के लिए उसे हायर किया था। पर भिंडी बेशक इस बात पे नहीं मानता, क्योंकि आखिर उन लोगों को बचाने के लिए कौन ही हायर करेगा। और फिर वो चिढ़ता हुआ
हुआ बता रहा था, जरा देखो तो सही वो हमारे दूसरे तो चौंग को कैसे ट्रीट कर रहा है। उसने कहा तो है कि वो मेडिकल रूम है, उसकी चोट का ध्यान रखेगा, पर वो जगह कोई मेडिकल रूम नहीं बल्कि कैदियों को बंद करने की जेल लगती है, और हो सकता है कि वो उसे वहाँ पर ले जाकर उसके शारीरिक ऑर्गन्स को निकाल रहे हैं। तो उससे पहले वो हमारे साथ भी ऐसा करे, हमें उनका वापस सामना करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। पर दूसरा दोस्त इस बात पर बताता है कि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या, और इस हिसाब से तो ऐसा लगेगा कि वो उनकी मदद करने वाले को ही धोखा दे रहे हैं। पर जिद्दी भिंडी बताता है कि दुनिया के धोखा देने से पहले तुम दुनिया को ही धोखा दे तो ज्यादा बेहतर होता है। और अगर शाओयांग जो कह रहा था वो सच भी था तो वो उसके फोर्ट्रेस पर अपना कब्जा कर सकते थे, जिसके बाद उनके पास कितनी ताकत हो जाएगी। और एक और बात सोचो तो सही, यहाँ पर शाओयांग बंदे को छोड़कर एक बुढ़ा और एक जवान लड़की भी थी, और जब शाओयांग अपने किसी काम से यहाँ से बाहर जाएगा हम उन दोनों को तो आसानी से पकड़ सकते हैं। और वो लड़की भी तो कितनी ज्यादा क्यूट थी, पर हम उसके साथ कुछ भी अपनी मन की चीजें कर पाएंगे, समझते हो ना, कुछ भी कर पाएंगे। पर ये देखकर कि उसके दोस्तों का रिएक्शन उस बात पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो अपनी इमेज सुधारने के लिए बहाना देता है कि वो तो बस एक छोटा मोटा सा मजाक कर रहा था, और भला वैसी बातें क्यों ही करेगा। जो बात सुनकर जियांग जी को भी थोड़ा चैन आता है, क्योंकि वरना तो उससे पहले लगा था कि अपोकलिप्स अभी शुरू भी नहीं हुआ था और उनका दोस्त भिंडी इतनी ऊट पटांग बातें करने लगा था। जिस बात पर दूसरा भी बताता है कि अगर शाओयांग उन्हें बंदी बनाना चाहता था उसके पास तो पहले से ही गन वगैरह थी और ये काम तो वो आसानी से कर सकता था। और जब उसके दोनों दोस्त वहां से जा रहे थे भिंडी उन्हें देखता बस अपने मन में खुश होता सोच रहा था, आज टाइम्स में तुम जैसा लोग किसी का भी काम नहीं आता है, और जब ये सारा का सारा किला मेरे हाथ लगेगा तुम दोनों पूरी जिंदगी मेरे चेले बन सकते हो। और यहाँ एक तरफ शाओयांग की तरफ हम देखते हैं वो शेंगपो और शैंशन को अपने पास बुलाता है और ग्रैंडपा शेंगपो उसे बताता है कि उसने जियांगजी और बाकी सभी को सेटल वगैरह कर दिया है, और जो घायल लड़का था उसका नाम चेन चोंग था, और उन्होंने उसे मेडिकल रूम में लेटा दिया था और कमरे की बाहर की सभी विंडोज और दरवाजों को बंद कर दिया था। और शाओयांग ग्रैंडपा को शुक्रिया करता है और बताता है उन्हें फिलहाल के वक्त रेस्ट करने के लिए, क्योंकि शायद आज से ऐसी मुश्किलें और भी बढ़ती जाएंगी। और साथ ही साथ वो एक और बात का ध्यान रखने को कहता है कि उन्हें इस घायल चेन चोंग को छोड़कर जियांग जी के साथ रह रहे और बाकी 2 क्लासमेट्स पर नजर रखनी है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि उनमें से कोई एक उन्हें धोखा देने वाला है। और फिर ये बात को समझाने के वक्त वो रात को फैक्ट्री के एक कोने में आ जाता है और शॉप में मौजूद अपनी आइटम्स को चेक करने लगता है, और जो भी वहाँ पर खरीदने के सप्लाई बॉक्सेस मौजूद थे वो एक एक कर उन सभी को ही खरीदने लगता है, जिन सभी के अलग अलग फायदे थे। कुछ सप्लाई बॉक्सेस है उसे खाने के रिसोर्सेज मिले जाए, कुछ से खेती बाड़ी के, और कुछ से हथियार वगैरह। और शाओयांग तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था कि उसे इतना सप्लाई इकट्ठा करने के लिए कितनी मेहनत लगनी थी, और सप्लाई बॉक्सेस से उसे इतना सब कुछ आराम से मिल गया। खैर अगली सुबह फिर हम देखते हैं काफी सारी कार्स तेजी से शाओयांग की लोकेशन पर जा रही थी और उसके एड्रेस के बाहर पहुंच गए। उसके फोर्ट्रेस के बाहर बहुत से बंदे अपने हाथों में हथियार पकड़े कुछ न कुछ कांड करने के लिए बिल्कुल रेडी थे, और उन्हें लीड कर रहा और कोई नहीं बल्कि वही ड्राइवर था जिसे कुछ दिन पहले शाओयांग ने कार से टक्कर मारी थी। और अपने सभी आदमी को ऑर्डर देता है वहाँ पर जितनी हो सके उतनी तबाही मचाने का, और वो लोग दरवाजे पर जोर जोर से बैट तो मारते हैं, पर ऑब्वियसली इतनी मौजूद चीज को कोई स्क्रैच तक भी कैसे डाल सकता है। और उसके आदमी बताते हैं कि बॉस आप थोड़े से दिमाग से सिर के हैं क्या, आखिर कोई पानी की बाल्टी से लंका किया कैसे बुझाए। और फिर वो सभी लोग कुछ कांड करने के लिए अपनी गाड़ियों की डिक्की से गन्स वगैरह और मोटर लॉब्स को बाहर निकालते हैं, और फिर मोटर लॉब्स पे आग लगा कर वो शाओयांग के फोर्ट्रेस के अंदर फेंकने लगते हैं। और बेशक मोटर लॉब्स के अंदर गिरने पर अंदर की साइड पर धीरे धीरे हर जगह पर आग फैलना शुरू हो गई थी, जिससे वो लोग खुश हो गए थे कि चाहे कोई जितनी मर्जी तैयारी कर ले किसी न किसी चीज से तो उस तैयारी में भी किसी की बर्बादी की जा सकती थी। पर खतरे का अंदाजा अंदर तक पहुंच चुका था। शाओयांग के अंदर मौजूद सभी साथी आग को बुझाने का सामान पकड़े हुए फटाफट बाहर भागे भागे आ जाते हैं, और शैनशन बताते हैं कि शाओयांग सच में सच कह रहा था कि धीरे धीरे कर मुश्किलों से भरे हाथ से उनके साथ होते जाएंगे। और फिर शाओयांग और ग्रैंडपा शेंगपो भी अपने हाथ में गन्स पकड़े वहाँ पर आ जाते हैं, और ये देख पाने के लिए कि ये कांड बाहर से कौन कर रहा था वो लोग बनाए गए टावर पर चढ़ जाते हैं, जो कि खासकर ऐसी सिचुएशंस के लिए ही बनाया गया था। और वहाँ से नीचे खड़े लोगों को देखकर ग्रैंडपा तक भी पहचान लेते हैं कि ये तो वही कार ड्राइवर था जो कि पहले उनसे पंगे ले रहा था, और बराबरी में शाओयांग ने उसे कार से टक्कर मार दी थी। और वहाँ पर एक आदमी भी नोटिस कर लेता है कि ऊपर से न कुछ आदमी देख रहे थे, और अपने बॉस से पूछने के बाद उन्हें पता चलता है कि ऊपर वही आदमी खड़ा उन्हें देख रहा था जिसने कार से उनके बॉस को टक्कर मारी थी। और उनका बॉस कुछ समय चिल्ला रहा था, ओ चूजा है उस दिन तो बहुत हवा में उड़ा था है ना, तेरी हिम्मत हुई तो मुझसे पंगा लेने के, आज मैं तेरा सारा किला जला कर यहाँ से जाऊंगा। पर शाओयांग उसे साफ साफ एक धमकी देता है, मैं तुम्हें अपने चमचों को लेकर यहाँ से भागने के लिए सिर्फ 5 मिनट दूंगा, वरना उसके बाद जो होगा उससे बस अपने कर्मों का फल मान लेना। पर बेशक वो ऐसा क्यों ही करते हैं, क्योंकि जिसको खानी ही मिठाई है वो कभी फल की तरफ ध्यान नहीं देता। और यहाँ पर शाओयांग को भी एक नया टास्क आ जाता है, जो था कि उनके बेस पर हमला हुआ था, तो शाओयांग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसके बेस पर बने सभी खतरे को खत्म करना था। और ग्रैंडपा शेंगपो पूछते हैं कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनकी धमकियों का तो कोई फायदा नहीं हो रहा था। कि शाओयांग उन्हें बताता है कि उन पर हमला करने वाले साफ साफ गैंगस्टर्स हैं, और अभी तक पूरी तरह तबाही शुरू भी नहीं हुई थी, और इन लोगों ने दूसरों पर हमला करना शुरू कर दिया था। और जिस तरह से ये मोटर लॉब्स को फेंक रहे थे इन हरामियों को घंटा फर्क नहीं पड़ता था, चाहे उस लगी आग में कोई जल
जलकर राख हो जाए, इसलिए अपना निशाना रेडी करते हुए शाशांक साफ बताता है कि ऐसे हरामी लोग जिंदा रहकर बस और भले लोगों की जिंदगियों को तबाही करेंगे। और उसका सीधा ही पहला निशाना उसी बॉस पर जाता है और पहले ही निशाने से शाशांक ने उसके हाथ को उतार दिया था और अब वो बस दर्द में जोर जोर की चीखें मारने लगा था। पर इतने पक्के निशाने के बावजूद भी शाशांक कहता है इतना टाइम बाद गन चलाने के बाद तो लगता है कि मेरा निशाना थोड़ा सा खराब हो चुका है, क्योंकि एक्चुअली में पिछली जिंदगी में उन्होंने सर्वाइवल के लिए ऐसी गन्स को एकदम मास्टर कर रखा था। और फिर वो सभी लोग भागते हुए कार की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अगर वो आज बच गए तो फिर वो बाद में कभी भी बदला वगैरह ले सकते थे। पर शाशांक की आदत नहीं थी अपने दुश्मनों को और भी लंबी प्लानिंग करवाने की, इसलिए अभी भी निशाने लगातार लगा था। वो उन सभी हरामियों को बस लगातार फटाफट मारी जा रहा था। पर बचे गए लोग फटाफट गाड़ी को रेडी करते हैं और अपने बॉस को खींच कर अंदर बिठाते हैं और ड्राइवर को फटाफट यहाँ से कार को भगाने को कहते हैं। और ग्रैंडपा शेंगपो को लगता है कि अब तो वो लोग कार के अंदर हो गए थे तो शायद ये किसी तरह से भागे जाएंगे। पर शाशांक बताता है कि ऐसे ही सिचुएशन के लिए तो उसने ऑटोमेटिक राइफल को तैयार किया था और इसीलिए लगातार लोड करते हुए वो उनकी गाड़ी पे भी बस लगातार निशाने लगाई जा रहा था। और उसकी इतनी तेजी और इतने पक्कू निशानों के साथ साथ इतने खतरनाक कॉन्फिडेंस को देखकर तो ग्रैंडपा शेंगपो जो कि आर्मी में रिटायर्ड थे वो भी हैरान होते सोच रहे थे ये बच्चा तो सच में कमाल का है, जिस तरह से गोली को चला रहा है और लोड कर रहा है। अपने सर्विस का टाइम है, मैं भी ऐसी गन्स को नहीं चला सकता था। और फिर कुछ पलों के मारधार के बाद हम देखते हैं कि जिस कार में वो लोग भागने वाले थे शाशांक ने गोलियां मार मार कर उस कार को राख कर दिया था और बेशक उसके अंदर मौजूद भी सभी मारे गए थे। और फिर शाशांक ग्रैंडपा को कहता है जियांगची और बाकियों को बुलवाकर बाहर का रास्ता साफ करवाने को, लेकिन तभी उसे एक ख्याल आया था कि डिजास्टर के अर्ली स्टेजेस में तो वो लोग जल्दी ज़ॉम्बिस में म्यूटेट होते थे जो या तो मर गए हो या तो फिर घायल हो, तो मतलब ये लोग जब ज़ॉम्बिस बनेंगे वो उन्हें जियांगची और शाशांक की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर पाएगा। एंड इसीलिए वो बाहर मौजूद लाशों को बस ऐसे ही पड़े रहने देने को कहता है। और यहाँ पर एक तरफ ली शुशांग के साथ कार में हम कुएसेंग और उसकी बहन शाया को देखते हैं जिन्होंने शुशांग को सारा मैटर बता दिया था कि शाशांग के पास ढेरों सप्लाईज था और इसीलिए एक प्लान बनाकर वो उसी तरफ को जा रहे थे। और यहाँ पर कुएसेंग शाया का क्यूट एक्ट देख कर एकदम चिढ़ गई थी, क्योंकि अंदर ही अंदर से वो भी जानते थे कि जब भी वो ली शुशांग के साथ आती वो उसके सामने क्यूट सी एक्टिंग करने लगती थी। और अंदर ही अंदर से कुएसेंग को भी पता था कि शाया क्या प्लान कर रही थी। और फिर शाशांग के फोर्ट्रेस से थोड़ा दूर रोककर शुशांग उन्हें पहले आगे जाने को कहता है और फिर कार से उतरती कुएसेंग शाशा को भी आगे उसके साथ चलने को कहती है, जिससे समझ नहीं आता कि आखिर कुएसेंग क्यों चाहती है कि वो उसके साथ जाए। जिस बात पर कुएसेंग बताती है कि उसे नहीं पता कि शाशा की कौन सी फैक्ट्री है, तो शाशा को उसके साथ जाना ही होगा। कि शाशा उल्टा उसे उस फैक्ट्री का एड्रेस बताकर बहाना लगाती है कि उसके पैरों में आज काफी दर्द है। कि इस बात से चिढ़कर कुएसेंग उसका हाथ पकड़ उसे कार से जबरदस्ती बाहर खींचती है और फिर उसे अपने साथ चलने को कहती है। वहाँ कार में मजे से बैठा हुआ ली शुशांग भी उन्हें आगे जाता देख रहा था, पर वो अपने आदमी को कॉल करता बताता है कि पहले उसने लड़कियों को बात करने को भेजा है और जब वो अंदर का दरवाजा खुलवा देंगे वो और उसके लाए गए सभी के सभी आदमी फटाफट उस फोर्ट्रेस के अंदर एंटर करेंगे और अंदर मौजूद सारा सामान छीन लेंगे। और यहाँ उस तरफ जाते हुए शाया कुएसेंग से पूछती है क्योंकि आखिर वो उसे अपने साथ क्यों लेकर आई थी, जिस बात पर कुएसेंग उसे बताती है मैं जानती हूँ कि तू किस तरह की लोमड़ी है और या फिर तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी चालों में फंस जाऊंगी। कि फिर से प्यारी एक्टिंग करती शाशा बताती है कि वो तो आजकल क्यूट एक्टिंग कर रहे थे ताकि वो उस गधे जियांग शाशांग को फंसा पाए, क्योंकि आखिरकार उसे कुएसेंग और ली शुशांग के अफेयर के बारे में पता चल गया था तो उससे तो अब वो नहीं पटने वाला था। और फिर कुछ पल बाद वहां जाकर वो देखते हैं कि उनके सामने तो हर जगह पर लाशों का ही ढेर मौजूद था और उन्हें साफ दिख रहा था कि इन सभी को गन्स के साथ मारा गया था। और उन्हें लग रहा था कि शायद पहले ही जियांग शाशांग का सप्लाई छीनने के लिए कुछ लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर कोई लड़ाई वगैरह हुई थी। और उन्हें पहले लग रहा था कि शायद शाशांग भी इस लड़ाई में मारा गया होगा, पर बात उसकी मरने या चीने की नहीं थी, बल्कि ये कि क्या अंदर सप्लाई अभी भी मौजूद होंगे। ये दोनों बावली औरतें अपनी इन बातों पर बहस रही थी कि उन्हें नहीं पता होता कि उनके पीछे वो मुर्दा लाशें ज़ॉम्बिस बनना शुरू हो गए थे जो कि जल्दी वहां पर कत्लेआम करने वाली थी। और आपको क्या लगता है कि क्या ये दोनों इन ज़ॉम्बिस वगैरह से बच पाएंगे और क्या शाशांग के जाल में फंस जाएगा? वेल खैर लगता तो नहीं है, पर फिर भी ये जानने के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा इसके अगले एपिसोड का। और गाइस मैंने पहली बार अपनी पूरी मेहनत देकर स्टार्टिंग के 1 घंटे की वीडियो को बनाया है, तो अगर आपको सच में ये बहुत ही अच्छी लगी है तो आपको इस वीडियो पर 200 कमेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में किए गए वादे के मुताबिक मैंने आपको लगातार मेहनत कर एक नई वीडियो जल्दी ला कर दी है। और ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगली वीडियो में बहुत जल्दी आएगी। सो मैं आपको मिलता हूँ अगली बार अगली वीडियो के साथ। सो फॉर नाउ बाय गुड बाय, सायोनारा, जाना।